तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो दोस्तों, अगर आप ड्यू सोल के, एनसीवेब के, रेगुलर के और बीए के छात्र हैं तो ये अगर आपको हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपराओं से अगर थोड़ी सी भी घबराहट है कि ये कैसे होगा, परेशान है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज की वन शॉट इसीलिए होने वाली है। आज की वन शॉट में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप इस एक सिंगल वन शॉट से आपका पूरी टेंशन खत्म हो जाने वाली है कि आप इसमें कैसे पास हो गए। आप 100% पास हो जाओगे। और हाँ, ये पेपर 90 मार्क्स का होता है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देख लिया ना, आप पूरे पूरे मार्क्स लाओगे। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा पेपर ना इसी के अंदर से आएगा। आपका एक क्वेश्चन भी अलग नहीं आएगा। आपके 90 में से 90 मार्क्स आएंगे। देखो, मैंने इस वीडियो को विस्तार, इस वीडियो के लिए एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से एकदम विस्तार नोट बना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, देखो ये देखो, ये सारे सिस्टमेटिक तरीके से मैंने नोट्स बनाए। देखो कितने अच्छे से एकदम डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बनाकर। देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो आपको बस एक काम करना है। सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करके दो दोस्तों को शेयर कर दिया। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, सर नोट्स। मैं आपको इसके सारे के सारे नोट्स दे दूँगा। देखो, इतने अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बस आपको पहले ये काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है दो जनों को, सब्सक्राइब करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, सर नोट्स। तो मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। ठीक है ना। चलो देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सब्जेक्ट की वीडियो बना दूँगा। देखो, पहले हम ये समझेंगे कि ये जो मौखिक साहित्य है ना, ये है क्या, हम इसके बारे में पढ़ने वाले क्या है। देखो, मौखिक साहित्य वह साहित्य है। मौखिक साहित्य क्या है? देखो, मौखिक साहित्य वह साहित्य है जो लिखते रूप, जो हम लिख के नहीं बल्कि क्या बोलकर सुनाते हैं। एक होता है ना लिखित साहित्य, हमने साहित्य के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर निबंध होती थी, कहानियाँ होती थी हमारी, है ना। ये सब होते थे ना हमारे, एकांकी होते थे हमारे, यात्रा वृत्तांत होते थे। ये सब क्या है, हम लिख के बताते थे ना। पर मौखिक साहित्य में क्या है, हम लिख कर नहीं, हम बोल के बताते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है ना। हमारी एक पीढ़ी ने किसी और पीढ़ी को बताया, गाकर बोलकर, फिर उसने किसी और पीढ़ी को बताया। देखो, इस विषय में हम जानेंगे कि जब लिखने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी, तब लोग अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, जीवन मूल्यों को किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या थे, पहुँचाते थे। यह विषय केवल साहित्य की चर्चा नहीं है, बल्कि भारतीय लोक जीवन, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज हो गए और जनमानस की क्या है, सोच को भी समझने का क्या है, अवसर प्रदान करते हैं कि उस समय लोग किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों को प्रेजेंट करते थे, किस लैंग्वेज में, किस तरीके से। ठीक है। इसलिए ये जो विषय है ना, हमारे समाज और हमारी संस्कृति को ना बहुत अच्छे से क्या है, जोड़ता है। इस अध्याय को पढ़ते समय हम मौखिक साहित्य की विशेषता पढ़ेंगे। इसकी विशेषता क्या है, इसके विभिन्न रूप क्या हैं, इसकी परंपरा क्या है, इसके क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है ना। तो आइए विस्तार से जानते हैं मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा। ठीक है ना। इसके बारे में देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, उसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी और के नोट बाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फ्री में आपको सारे के सारे नोट्स दूंगा। ठीक है ना। इन्हीं नोट्स में से पूरा पेपर आएगा और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो चार्ट्स बना के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है ना। देखो, हर क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट मिलेगा। आपको आंसर लिखना कैसा है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में पता लगेगा, जिससे क्या है कि आपकी बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपको लिखने की आदत नहीं है, किस तरह से लिखना है आपको नहीं पता। तो ये सब क्या प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। देखो, सिंपल सा है। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का। आप ये फटाफट से पूरा कर दो। ठीक है ना। आपको दो जनों को, अगर आपके दो से ज़्यादा फ्रेंड है तो भाई सबको शेयर करो, नहीं तो दो जनों को तो भाई मिनिमम दो जनों को तो वीडियो शेयर करो, साथ में सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। आपको सारी की सारी नोट्स मिल जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौखिक साहित्य और इसकी परंपरा का परिचय देना है। सबसे पहले हमें मौखिक साहित्य बताना है और इसकी परंपरा क्या है। ठीक है ना। देखो, साहित्य तो आप सबने पढ़ा ही है ना, जो भी हमारे साहित्यकार थे भक्ति काल में, कितने सारे साहित्य दिए ना, हमारे कबीरदास ने, हमारे देवदास जी ने, है ना, मीराबाई ने, है ना, लिखित रूप में निबंध बनाकर, है ना, कहानियाँ, कविता, उपन्यास, ये क्या, ये सारे हमारे साहित्य थे। वो सारे साहित्य क्या लिख कर दिए थे। अब मौखिक साहित्य का मतलब होता है जो चीज़ हम बोल कर, ठीक है ना, जो भी हमारे लोकगीत हो गए, हमारी परंपरा क्या है, बोल कर, गाकर दूसरों को बताते हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसे ही कहते हैं मौखिक साहित्य। ठीक है ना। देखो, मौखिक साहित्य, देखो पढ़ते हैं। मौखिक साहित्य वह साहित्य है जो लिखित रूप में ना होकर, क्या है ये, लिखित रूप में ना होकर वाणी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलता रहता है। ठीक है ना। चलता रहता है। इसके अंदर क्या था, इसमें लोक जीवन की भावनाएं आती हैं, अनुभव आते हैं, संस्कृति आती है और परंपरा आती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं मौखिक साहित्य का अर्थ क्या है। ये जो साहित्य होता है ना, लोग इसे बोलकर, सुनकर, याद रखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस साहित्य में क्या है, लोग ना बोलकर, याद रखकर, इसमें हम लिखते तो है नहीं, क्या है, हम याद रखते हैं इस चीज़ को, बोलकर क्या है, एक दूसरे तक इसे पहुंचाते हैं। और मौखिक साहित्य, इसी से ही मौखिक साहित्य कहते हैं। ये लोक समुदाय की सामूहिक रचना और सामूहिक धरोहर होती है। क्या है ये, सामूहिक धरोहर है ये लोगों की। ठीक है ना। मौखिक साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या आता है मौखिक साहित्य के अंदर। देखो, जो हमारे लोकगीत हो गए, लोकगीत क्या हो गए, जो विवाह के समय गाते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, उस समय गाते हैं। ठीक
ठीक है ना। काम करते समय हम जो गीत गाते हैं, भगवान की भक्ति करते समय हम जो गीत गाते हैं, अगर अपने घर में कोई मंगल काम कर रहे हैं, मंगल कार्य कर रहे हैं, तो उस समय हम जो गीत गाते हैं उसे लोकगीत कहते हैं। ऐसी लोक कथाएँ हो गई, जो भी हमारी पुरानी कथाएँ हैं, है ना, नाटक हैं, रामलीला हो गई, महाभारत हो गई, ये सब, ठीक है ना, लोक गाथाएँ हो गई, कहावतें और मुहावरे हो गई, है ना, जो कहते हैं ना कहावतें कि आ, जो भी हमने पढ़ी हैं कहावतें मुहावरे, वो सब आ गई, पहेली आ गई, लोक नाटक आ गए हमारे, है ना, जो भी पहले के नाटक होते थे, मंत्र और लोक विश्वास आ गए। ये सब क्या है, हमारी मौखिक साहित्य की मुख्य विद्याएं होती हैं, ठीक है ना। यही सारी की सारी क्या है, मौखिक साहित्य होता है, ठीक है। अब देखो मौखिक साहित्य की विशेषता क्या होती है। ये लोक जीवन की उपजा है, ठीक है ना। मौखिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये जो है ना मौखिक साहित्य, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मान लो अगर मान लो एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ये पीढ़ी है, एक ये पीढ़ी है, ठीक है ना, और एक ये पीढ़ी है, ठीक है ना, एक ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी है, ठीक है ना। अब इससे पहले वाली पीढ़ी ने ना इसको एक गीत सुनाया था और कहा था कि ये हमारा मतलब कि ये जो गीत है ना, ये हमारा मतलब हमारा फैमिली गीत है, ठीक है ना। इसे तुम्हें ना आगे चलाते रहना है इसे। अपनी जो आने वाली जनरेशन होगी ना, जो पीढ़ी होगी, तुम्हें उसे बताना है। इसने कहा ठीक है, बता दूंगा। इसने इसको बताया ये गीत गा कर, बोल कर, ठीक है ना, क्योंकि ये गीत लिखा नहीं जा सकता, इसे बोल कर गा कर ही बताना है, ठीक है ना। नहीं तो अगर हमने इसे लिख के बताया ना, तो इसका जो मतलब इसका जो मतलब है ना, जो इसका जो मीनिंग होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसे हम सुना कर ही बताना है, ठीक है ना। और इस गीत को ना हमें अपने सारे महत्वपूर्ण जो भी हमारे काम हो गए ना, जो भी हमारे शुभ काम हो गए, इसमें गाना ही गाना है। तो इसने ये इसको बताया, पर क्या हुआ, अब ये जो था ना, ये इसने अपनी इस जनरेशन को ये गीत नहीं बताया। तो क्या होगा, जब इसने इस जनरेशन को बताया, इसके बाद जो जनरेशन आएगी, अब क्या है कि ये परंपरा यही खत्म हो गई, नहीं हो गई। तो क्या है, ये एक सामूहिक रचना होती है, जिसे क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता है, बोलकर, याद रखकर, ठीक है। आपको समझ में आया मौखिक साहित्य का मतलब क्या हुआ। यह है सामूहिक रचना है, बता दिया। देखो इसमें परिवर्तनशील होती है, यह सरल होती है। और देखो जो लोकगीत है ना, बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जन सामान्य की भाषा और जनमानस से भाषा होती है। देखो लोकगीत अब क्या है, अब मान लो ये जो पीढ़ी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब ये पीढ़ी लेखक तो है नहीं, कवि ये हमारे कवि तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, नॉर्मल लोग ही तो हैं। तो ये क्या है, जो भी गीत होगा, जो भी लोक कथाएँ होंगी, है ना, जो भी मुहावरे कहावत होंगी, ये सब क्या है, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में तो गाएंगे। तो क्या होता है, ये जन सामान्य होता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल लोग बोलते हैं उसी भाषा में हमारे लोकगीत होते हैं, ठीक है ना। यह लोक संस्कृति, रीति रिवाज और विश्वास का दर्पण होता है। ये जो हमारे जो गीत होते हैं ना, ये हमारी संस्कृति को दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है पुरानी, वो कैसी हैं, ये सब उसे दिखाता है। मौखिक साहित्य का देखो महत्व क्या होता है, संस्कृत धरोहर होती है। ये क्या है, हमारी संस्कृत धरोहर है, और जो हमारी संस्कृति है ना, उसे बचा के रख रहा है लोकगीत। अगर हम अपने लोकगीत, लोक कथाओं को खत्म कर देंगे ना, हम महाभारत रामायण, है ना, रामचरितमानस, और मतलब रामचरितमानस ये लिखी हुई है, मतलब कि अगर हम इन सब के नाटक जो हो गए, इन सबको अगर हम नहीं देखेंगे, जो हमारे पुराने गाने हो गए, हमारी भक्ति सॉन्ग हो गए, अगर हम इन्हें नहीं सुनेंगे, तो हम अपनी भक्ति गान में सब कुछ भूल जाएंगे, अपनी सारी परंपरा, अपनी संस्कृति सब भूल जाएंगे ना। तो ये हमारी धरोहर को संभाल के, हमारी जो संस्कृति धरोहर है उसे संभाल के रखता है। साथ ही क्या, सामाजिक मूल्य और आदर्शों का क्या है, प्रसार करता है। ये क्या है, हमारी ये एडवर्टाइज करता है, प्रचार करता है, ठीक है ना। क्या है, हमारे सामाजिक मूल्यों का, लोक जीवन की ऐतिहासिक जानकारी देता है। और ये हमारे लोक जीवन की जो ऐतिहासिक, जो पुरानी जानकारी ना, उसे देता है कि अच्छा पहले के लोग ऐसे वो ऐसे बोलते थे, है ना, ये सब परंपराएं थी। ये सब क्या है, लोकगीत जो होता है उसमें दिखाई देता है। साथ में क्या है, सर्व मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देता है। और ये साथ में ना शिक्षा भी देता है, हमें समझाता है कि पहले इस तरह के गीत होते थे, उनके बारे में हमें अंडरस्टैंड करता है। साथ में समाज में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाता है। जो हमारा मौखिक साहित्य है वो क्या है, समाज में एकता और भाईचारे की क्या है, भावना बढ़ाता है। अब देखो मौखिक साहित्य की रचना, ये फ्लो चार्ट दे रखा है। देखो मौखिक, इस तरह से आप फ्लो चार्ट ना क्या होगा तो भाई सच में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। देखो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट बना कर आना है, मस्ट है, बना कर ही आना है। साथ में मैं आपको हर वीडियो के जितने मेरी पीडीएफ होंगी ना, उसमें जितने भी आंसर होंगे, हर आंसर में आपको फ्लो चार्ट मिलेगा। ये तो नहीं है कि मैं बस ऐसी फालतू में बोल रहा हूँ। देखो मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, फ्लो चार्ट आपको बना के आना है, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लो चार्ट से ना एकदम एग्जामिनर समझ जाता है, बच्चे को आता है, बच्चे को इस क्वेश्चन का अच्छे से मतलब पता है, इसलिए उन्हें फ्लो चार्ट बनाया है। साथ में फ्लो चार्ट से आपका जो आंसर है ना, उससे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। साथ में इससे आपकी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती है। आपने फ्लो चार्ट बनाया, उसके बाद आप इसे एक्सप्लेन कर दो, आप लोकगीत का एक्सप्लेन कर दो, लोक कथा का एक्सप्लेन कर दो। इससे क्या आपकी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, आपको क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट लिखा होगा आपको उतने नंबर तो मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको मस्ट है, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। देखो
मौखिक साहित्य के अंदर आती है हमारी लोकगीत, आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। गाए जाने वाले गीत होते हैं, जैसे कि सोहर में गाए जाते हैं। सोहर क्या होता है हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि सोहर के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। सोहर जब बच्चा पैदा होता है ना, जब किसी घर के अंदर बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं ना कि इसके घर में सोहर है ना, सोहर गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा, कजरी गीत गाए जाते हैं, विरहा गीत गाए जाते हैं आदि, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारी लोक कथाएँ आती हैं, लोक कथाएँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, ठीक है ना। फिर हमारी लोक गाथाएँ आती हैं जो क्या है वीरों की, लोक गाथाएँ जो वीरों की होती है, जैसे झांसी रानी की, हमें झांसी बाई की, हम सॉरी रानी लक्ष्मीबाई की हमें जो लोक गाथा सुनाई जाती है, हम नाटक भी देखते हैं, ठीक है ना। यही सब हो गया इन घटनाओं के बारे में, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है ना। ये क्या हो गई हमारी वीर गाथाएँ हो गई, जो हमारे महाराणा प्रताप सिंह हो गए, है ना। हमारी जो झांसी की रानी हो गई, ठीक है ना। कहावतें और मुहावरे, मुहावरे तो आपने पढ़े हैं ना, अपने अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो, अपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अपने मुहावरे पढ़े हैं। और हमारी कहावतें आ गई, ठीक है ना। जीवन के अनुभव से बनी सीख देने वाली बातें, उसे क्या कहते हैं, कहावतें कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। पहेलियाँ और लोक विश्वास, देखो बुद्धि व जिज्ञासा बढ़ाने वाली पहेलियाँ और विश्वास इसके अंदर आते हैं। देखो इन सभी का उद्गम लोक जीवन और परंपरा, मौखिक परंपरा का माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये सब। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे रखा है, हमको बताना है मौखिक साहित्य की परंपरा। अब देखो जो मौखिक साहित्य की परंपरा है ना, ये बहुत ज़्यादा प्राचीन काल से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो पहले क्या था, जो हमारी लिखने की जो हम लिखना सीखे हैं, हम स्टार्टिंग से तो लिखना नहीं सीखे हैं। जो इंसान था वो स्टार्टिंग से लिखना तो नहीं सीखा, लिखने से पहले उसने कैसे अपनी संस्कृति को जीवित रखा, कैसे उसे लोगों तक पहुँचाया, वो उसे ही कहते हैं ये साहित्य की परंपरा। देखो पहले जब लोगों को लिखना नहीं आता था अपनी बातों को, तो वो कैसे चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, अपने गीतों को कैसे एक दूसरे को समझाते थे, बोलकर ही तो समझाते थे। तो बोलकर याद रखे क्या है, उन सबको उन्हें अभी तक बचा के रख रखा है, ठीक है ना। देखो भारत में मौखिक परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेदों का ज्ञान भी लंबे समय तक मौखिक रूप तक ही सुरक्षित रहा गया, क्योंकि लोगों को पहले लिखना नहीं आता था, ठीक है ना। लोग समाज में जो दादी नानी हो गई, हमारी जो दादी नानी हो गई ना, वो कहानियाँ सुनाती हैं ना, ये क्या है, ये सारी लोक कथा ही तो हैं, ठीक है ना। कहानी दादी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी हो गई, लोकगीत हो गए, लोक कथाएँ हो गई, कहावतें हो गई, पहेलियाँ हो गई, इसी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। जैसे प्राचीन काल में वेदों और क्या कहते हैं, उपनिषदों का मुख्य ज्ञान रखा गया। फिर मध्यकाल में क्या है, लोकगीत, लोक कथाएँ और लोक गाथाओं का विकास हुआ हमारे मध्यकाल में। फिर आधुनिक काल में क्या है, मध्य और संचार के बावजूद मौखिक परंपरा अब भी जीवित है। और वर्तमान काल में, एक मिनट, वर्तमान काल में क्या है, लोक साहित्य संस्कृति धरोहर के रूप में संक्षिप्त है। अभी के समय में हमारा जो लोक साहित्य के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में अभी तक ये जीवित है। अब देखो इसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष देखो यहाँ पर 3 लाइन का लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप अपने एग्ज़ाम में कितने भी लाइन का लिख कर आना, और जो हमने ऊपर पढ़ा है ना उसी का क्या है, ये क्या है, ये इसकी समरी होती है, ठीक है ना। तो ये इतना पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है आपको, जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी इन सबको आपको समराइज़ करके लिख देना है अपने इसके अंदर, निष्कर्ष के अंदर, ठीक है ना। अब देखो हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमको बताना है मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या, हमें अंतर संबंध, इसका संबंध बताना है, अगर कुछ अलग है, अंतर है वो भी, और संबंध भी बताना है, ठीक है ना। अब देखो मौखिक साहित्य जो मुँह से सुनाकर जो हमें बताया जाता है, याद रखा जाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लिखित साहित्य क्या है, जो लिख कर, ठीक है ना, जो लिख कर चलता है, और ये भी क्या है, ये भी काफ़ी प्राचीन काल से अभी तक चला आ रहा है, ठीक है ना। देखो मानव सभ्यता में विकास क्रम के साहित्य की 2 मुख्य बाधाएं हैं, 2 मुख्य धाराएं हैं, ठीक है ना। पहली है हमारी मौखिक साहित्य और दूसरी है लिखित साहित्य। मौखिक साहित्य वह है जो वाणी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मौखिक साहित्य क्या है, जो वाणी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जबकि लिखित साहित्य वह है जिसे लिखकर सुरक्षित रखा गया, जिसे क्या है, लिख के सुरक्षित रखा गया, और ये कई सालों तक, अगर हम इसे याद भी नहीं करेंगे ना तब भी कई सालों तक क्या है, ये सुरक्षित रहेगा हमारा लिखित साहित्य, ठीक है ना। दोनों का आपस में गहरा अंतर संबंध है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। मान लो अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो क्या हमने कहीं से सुना होगा ना, जब भी तो हम लिख रहे हैं ना उस चीज़ को, ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो हमने कहीं पढ़ा होगा तो हम बोल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, रिलेटेबल है, बहुत, दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब कि एकदम दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे क्या है, जुड़े हुए हैं। मौखिक साहित्य, मौखिक साहित्य वह साहित्य है जो लोक जीवन में वाणी के रूप में प्रचलित होता है, ठीक है ना। जैसे कि लोकगीत हो गए हमारे, ठीक है ना, लोक कथाएँ हो गई हमारी, कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ, लोक गाथाएँ आदि। और जो लोक साहित्य है थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली गला बैठा हुआ है। देखो लिखित साहित्य क्या है, ये वह साहित्य है जिसमें लिखकर सुरक्षित, हमारे जो साहित्य है ना उसको लिखकर क्या है, सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि कविताएं हो गई हमारी, कहानियाँ हो गई हमारी, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, निबंध हो गए इत्यादि। अब देखो
मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का अंतर संबंध। पहला है स्रोत का संबंध। लिखित साहित्य का मूल्य स्रोत मौखिक साहित्य ही है। मैंने आपको बताया ना, जैसे शुरुआत में सारी रचना क्या है, मौखिक रूप से थी। पहले क्या था, जब इंसान को लिखना नहीं आता था, वो सारी बातें बोल कर ही तो एक दूसरे को बताते थे। अपनी जितनी भी हमारी लोकगीत, लोक कथाएं, गीत हो गए, सब क्या है, बोल बोल कर ही तो एक दूसरे को सामने प्रस्तुत करना, गाना, सुनाना, ठीक है ना, ये सब बोल बोल कर ही तो होता था। जब इंसान लिखना सीखा तो क्या है, उस सब चीज़ों को इंसान ने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो क्या है, जो लिखित साहित्य का मूल्य जो स्रोत है ना, वो मौखिक साहित्य ही है। ठीक है। दूसरा है विषय वस्तु का संबंध। दोनों का विषय लोक जीवन, संस्कार, परंपरा और प्रकृति, प्रेम, धर्म, कविता, समाज आदि। देखो दोनों का ही एक ही मोटिव है। क्या है, दोनों का एक ही क्या है, संबंध है। लोक जीवन की भावना को लाना, हमारे संस्कार को दिखाना, अपने चाहे लिखित रूप में चाहे बोलकर। फिर क्या है, अपनी परंपराओं को दिखाना, जो हमारी परंपरा चलती है उसे दिखाना। मौखिक साहित्य में परंपरा दिखाता है, लिखित साहित्य में भी प्रकृति, धर्म को दिखाना, प्रेम को दिखाना, वीरता को दिखाना, समाज आदि को दिखाना। दोनों का क्या है, एक ही मोटिव है, इन सब चीज़ों को दिखाना। दूसरा है रूपांतरण का संबंध। मौखिक रचना बाद में लिखित रूप में ही आती है। जितनी भी हमारी मौखिक रचना है ना, वो सारी बाद में क्या है, लिखित रूप में आती हैं। ठीक है। जैसे लोक कथाएं हो गई, लोकगीत हो गए, लिखित रूप में क्या है, संकलित किए जाते हैं। ठीक है ना। जितनी भी कथाएं जो आज हम देख रहे हैं, जो लिखी हुई हैं, वो सारी क्या है, पहले मौखिक रूप में थी। किसी ने मौखिक रूप से सुना तो उसे लिखा, तो वो क्या है, हमारे सामने लिखित रूप में आ गई। ठीक है ना। उसके बाद में संरक्षण का संबंध। देखो लिखित साहित्य ने मौखिक साहित्य को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब देखो, हमारा मौखिक साहित्य है ना, उसे भी लिखा गया है। अगर हमारे मौखिक साहित्य को नहीं लिखा जाता तो क्या है कि हमारा जो मौखिक साहित्य है ना, वो धीरे धीरे क्या है, एकदम खत्म हो जाता, खो जाता वो कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो हमारा जो लिखित साहित्य ने मौखिक साहित्य को संरक्षण करके रख रखा है। तो यही इसका अंतर संबंध है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। परंपरा का पूरक संबंध। देखो मौखिक साहित्य लिखित साहित्य को प्रेरणा देता है, और लिखित साहित्य मौखिक साहित्य को क्या है, स्थायित्व दे करता है। ठीक है ना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य के अंदर अंतर। देखो पहला है वाणी के माध्यम से। देखो जो लिखित साहित्य है वो क्या, लिख के प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अंतर ये क्या है दूसरा है, देखो यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई। जो अंतर संबंध जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था और इसको यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। पहला हमारा रूप के आधार पर हो गया। जो लिखित साहित्य वो क्या है, ये लिखकर सुरक्षित होता है, और ये क्या, वाणी के माध्यम से प्रचलित होता है। फिर है संरक्षण का तरीका। पुस्तक, कविता में हम ये सब पुस्तक, पत्रिका में क्या है, हम इसे लिखकर छाप सकते हैं। पर ये क्या है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलेगा, बोल बोल कर। फिर क्या है, उत्पत्ति। ठीक है ना। ये क्या है, शिक्षित वर्ग द्वारा संचालित। और ये क्या, लोक जीवन का जन्म। रूपरेख क्या होता है, स्थिर होता है, एक बार लिख दिया तो स्थायी हो जाता है। और ये क्या है, परिवर्तनशील होता है। भाई कंटिन्यू प्रोसेस होता है। अगर एक जगह भी ये रुका हमारे लिखित साहित्य, मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीढ़ी का, अगर एक पीढ़ी ने भी इसको रोक दिया तो ये वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आगे वाली पीढ़ी को कुछ पता नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होगा कि भाई हमारा कोई फैमिली गीत था, ठीक है ना, हमारा कोई रिचुअल था जो हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है ना, ये सब उससे कुछ पता नहीं होगा। अगर एक बार ये रुक गया तो क्या है, परिवर्तनशील होता है, एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। फिर है लेखक। इसमें रचनाकार ज्ञात होते हैं। इसमें क्या, रचनात्मक अज्ञात होते हैं। भाषा हो गई, इसमें मानव भाषा, साहित्य भाषा का। इसमें जन सामान्य भाषा होती है, नॉर्मल। मान लो मेरी फैमिली में कोई एक मेरा फैमिली सॉन्ग गीत है कोई, ठीक है ना, जिससे मुझे क्या है, हर बार मुझे गाना ही होगा जब कोई फेस्टिवल आएगा। अब क्या है कि मेरे फादर ने मुझको बताया, ठीक है ना, अब मेरे फादर कोई एक सिंगर तो है नहीं, नॉर्मल भाषा में मुझे बताया। मैं भी एक सिंगर नहीं, तो मैं भी नॉर्मल भाषा में बताऊंगा अपने आने वाली पीढ़ी को। तो बस ये क्या है, एक जन सामान्य भाषा होती है, ठीक है ना। उद्देश्य ना, हम कोई कवि हैं जो हम अपनी वाणी में थोड़े से अलंकार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होता है ना, स रे गा मा पा, कुछ ऐसे इस तरीके से अच्छे से एकदम सुर में, लय में गाएंगे, हम ऐसे भी नहीं गा सकते। उद्देश्य क्या होता है इसका, लेखित साहित्य क्या है, मनोरंजन के साथ ज्ञान विस्तार करना, और मौखिक साहित्य क्या है, मुख्य रूप से मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। दोनों का देखो, दोनों के सेम ही मोटिव है, ठीक है ना, हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, अंतर संबंध में। उदाहरण के लिए क्या हो गए हमारे, इसमें देखो कविताएं आती हैं, कहानी आती है, उपन्यास आता है, नाटक आता है, निबंध आते हैं, साहित्य आता है, और इसके अंदर क्या है, हमारे मुहावरे, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं हमारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। अब देखो दोनों के अंदर संबंध को समझिए। देखो लिखित साहित्य का जो मूल्य आधार है ना, वो मौखिक साहित्य ही है। मौखिक साहित्य, और देखो मौखिक रचनाएं लिखित रूप से आने से अधिक लोगों तक पहुँचनी है। अब देखो जो मौखिक रचना है ना, वो लिखित रूप से आने पर आधारित अधिक लोगों तक पहुंचनी है, ठीक है ना। जब क्योंकि देखो हम बोल बोल के कितने लोगों को बताएंगे, पर जो लिखित है ना, वो हम कितने सारे लोगों को एक बार में क्या बता सकते हैं, वो जान सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो लिखित रूप में होंगी। लिखित साहित्य मौखिक रचनाओं के देखो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिया। अब देखो अंतर संबंध, इस प्रक्रिया चार्ट। देखो आपको इस तरह आप ये जो है ना फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो कि क्या आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है,
ठीक है ना, नॉलेज के लिए आपकी, ठीक है। आपको ये खुद रीड कर लेना, निष्कर्ष आपको पता ही, हमने ऊपर पढ़ा है, उसको ही आपको समराइज करके लिख देना है। अब देखो हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें लोकगीत बताना है। देखो लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक है, ठीक है ना। इस कथन को संक्षिप्त कीजिए, ठीक है ना। आपको इस कथन बताना, चलो पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है, पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये जो बॉक्स दे रखा है इसका अंदर क्या है। देखो लोकगीत समाज की सामूहिक समृद्धि, अनुभव और भावनाओं का सुंदर संगीतगत रूप होता है जो लोक संस्कृति को सहज और आगे बढ़ाता है। जो लोकगीत है ना वो क्या, समाज में जो समाज की सामूहिक देखो समृद्धि, जो भी समाज के जो गीत है ना, जो भी उसकी भावनाएं हैं, ठीक है ना, लोगों की, है ना, और लोगों की जो भी परंपराएं हैं, उन सबको क्या गीत के फॉर्म में क्या है आगे बढ़ाता है और उन सबको एकदम बचा के रखता है। देखो प्रस्तावन पढ़ते हैं इसका। लोकगीत लोक जीवन की आत्मा होती है। जो लोकगीत है ना, लोक जीवन की, लोगों के जीवन की क्या है, एक आत्मा होती है। अगर ये खत्म हो गया लोकगीत, तो क्या है, लोगों के जीवन में से बहुत कुछ एकदम लोगों का जीवन अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, लोकगीत लोगों के जीवन की क्या है, आत्मा होती है। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलाए जा रहे हैं और समाज की संस्कृति, परंपरा, मूल्य, आस्थाएं और जीवन शैली को क्या है अपने भीतर समेट के रखते हैं। लोक जीवन केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि लोक संस्कृति के मूल्य वाहक होता है, ठीक है ना। जो क्या है उन्हें एकदम चला के रखना है। मतलब कि अगर अगर लोकगीत नहीं है ना, तो हमारी संस्कृति भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो लोकगीत है वो क्या है, लोकगीत जो है वो हमारी लोक संस्कृति क्या है, वाहक हैं, जो उसे चला रहे हैं, हमारे बचा के रख रखे हैं हमारी लोक संस्कृति को। लोकगीत क्या है, देखो लोकगीत वह गीत है जो जन सामान्य द्वारा अपनी प्रभावी अभिव्यक्त रूप से किया जाता है, जो अपनी भाषा में गाते हैं। ये गीत किसी एक लेखक की रचना नहीं है, किसी एक लेखक ने नहीं लिख दिए हैं, ठीक है ना, ना लिख कर होकर, बल्कि सामूहिक रचना होती है जिसमें समय के समय बदलाव और सवारा जाता है, ठीक है ना। अब मेरे फादर ने मुझे बताया, मेरे फादर के फादर ने उनको बताया, तो मतलब क्या क्या है, किसी लेखक ने नहीं गाया, ठीक है ना। ये जन सामान्य भाषा में गाया जाता है, ठीक है। अब देखो लोकगीत की विशेषता क्या होती है, पहले ये पढ़ते हैं। देखो मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है चलती रहती हैं, क्योंकि क्या है लोकगीत क्या है, बोल के तो गाते हैं, कोई भी जो गीत हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर क्या है, सामूहिक रचना होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। ये एक सामूहिक रचना किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी पे कोई एक व्यक्ति इस पे अपना हक नहीं जता सकता कि ये मेरा गीत है, भाई ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। फिर क्या है, सरल, इसकी जो भाषा होती है ना सरल होती है। देखो नॉर्मल लोग इसे गाते हैं तो इसके अंदर कोई कठिन शब्द, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का तो यूज़ नहीं करते, तो क्या है इसमें सरल भाषा होती है, सहज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। इसके अंदर वो अपना भाव, अगर हम बोल के किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो अपने भाव को अच्छे से, मधुर लय, इनकी पहचान होती है। ठीक है, स्थायी बोली और लोक जीवन को भी गहरा संबंध, इसमें स्थायी बोली होती है और लोक जीवन का गहरा संबंध होता है। ठीक है ना, लोग जान पाते हैं अच्छा पहले ऐसे ही बोला जाता था, ये सब शब्दों का यूज़ होता था। इसमें लोक संस्कृति का पूर्ण चित्रण होता है। इसमें क्या है, लोक संस्कृति का पूर्ण चित्रण होगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए देखो हमारे कौन कौन से गीत होते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले हमारा सोहर गीत जो जन्म अवसर पर गाए जाते हैं। फिर हम विवाह गीत जो विवाह संस्कार से जुड़े रीति रिवाजों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। विवाह गीत वो गीत होते हैं जब शादी होती है ना घर में, तो एक दो दिन पहले रात के समय जो गीत होते हैं, फिर शादी में जो गीत होते हैं, है ना, फेरे के समय, जयमाला के समय, मतलब ये सब जो गीत होते हैं वो विवाह गीत होते हैं, है ना। फाग गीत होते हैं होली के अवसर पे जो गाए जाते हैं, ठीक है ना, जो गाते हैं ना कि होली के दिन सब मिल जाते हैं, कुछ ऐसे गीत होते हैं ना ये, है ना। कजरी गीत होते हैं जब वर्षा ऋतु आती है ना, जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश होने लगती है, तो उस समय कजरी गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। अभी तो देखो हम सब इससे बहुत दूर हो चुके हैं। इनफैक्ट अभी आप काफ़ी सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, अगर कोई किसी घर में, किसी के गाँव में अगर ये सब गीत गाए जाते हैं अभी भी इस समय, मतलब देखो सोहर गीत, विवाह गीत तो क्या है, ये हमारी परंपराएं चलते जा रहे हैं, पर जो हमारे जो और फराह गीत भी, पर जो हमारा कजरी गीत है ना, जो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, अभी ये बहुत कम हो चुका है। ठीक है ना। फिर हमारे हैं लोरी, जब बच्चों को सुनो, देखो लोरी तो सबको पता है ना, बच्चों को जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें सुलाना होता है तो गाते हैं ना, लोरी गा के सुनाते हैं, तो वही लोरी होता है। ठीक है। अब देखो, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना। अब देखो एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ये इसका फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको फ्लो चार्ट बना कर आना है। ठीक है ना। लोक जीवन की घटित विभिन्न घटनाएं, ठीक है ना, ये आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बना के आना है। ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये। अब देखो लोकगीत किन किन रूपों से मिलता है, अब देखो किस किस गीतों से मिलता है, ये आपको फ्लो चार्ट इस तरह बनाकर आना है आपको। पहला हमारे संस्कार गीत होते हैं, ठीक है ना, जो जन्म, है ना, नामकरण, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों पे गाया जाता है, इन्हें कहते हैं संस्कार गीत। फिर हमारा आता है ऋतु गीत, ये ऋतु गीत क्या, जब बसंत आता है, ऋतु आती है, ठीक है ना, शीत आदि ऋतु के अवसर पर गाए जाते हैं हमारे ऋतु गीत। फिर हमारे त्योहार गीत, देखो आपको सब पता होने चाहिए, आपसे क्वेश्चन इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। त्योहार गीत कहते हैं जब भी हमारे फेस्टिवल आता है, जैसे होली होगी, दिवाली हो गई, तीज, छठ आदि त्योहारों पर गाया जाता है ऐसे लोकगीत। एक्चुअली एक वीडियो में थोड़ा सा
कट लगे बहुत ज़्यादा। मैंने अभी नोटिस करा कोई ठक 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 कर रहा था। अगर मतलब दिक्कत होगी ना आपको, थोड़ी सी वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होगी इस वीडियो में, तो भाई माफ़ कर देना। पर अब दिक्कत नहीं होगी, मैं अब कहीं दूसरी लोकेशन पर आ गया हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है ना। पहले की दिक्कत के लिए सॉरी 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 सॉरी। अब देखो हम पढ़ेंगे त्योहार गीत। देखो त्योहार गीत क्या होता है, जो हम त्योहारों पे गाते हैं, जैसे होली, दिवाली, तीज, छठ आदि त्योहारों पर गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, त्योहार गीत कहते हैं। फिर हमारे कर्मकांड गीत, ये क्या होता है, जब कृषि, पूजा, व्रत, ठीक है ना, इन सब पे जो गाने गाए जाते हैं गीत, उन्हें कर्मकांड गीत कहते हैं। फिर हमारे वीर गाथा गीत, वीर गाथा गीत से ही पता लग रहा है भाई, जब वीरों की बातें बताई जाती हों, वीरों की गाथा सुनाई जाती है, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें वीर गीत कहते हैं, वीर गाथा गीत कहते हैं। जैसे वीरता, शौर्य और बलिदान की कथाओं पर आधारित गीतों को कहते हैं वीर गाथा गीत कहते हैं, ठीक है ना। वो जैसे होता है ना, वो बहुत लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कुछ इस तरह से है ना। अगर मैंने गलत लाइन बोली तो हम सॉरी, मुझे जितना पता है मैंने उतना बोला, ठीक है ना। फिर हमारी लोरी व खेल गीत आते हैं, क्या होता है, बच्चों को सुनाए जाते हैं, ठीक है ना, या खेल खेल में गाए जाते हैं, इन्हें लोरी व खेल गीत कहते हैं, ठीक है ना। देखो ये सारे गीत आपको यहाँ से देखो पढ़ लेने हैं, बिकॉज देखो आपको ये तो फ्लो चार्ट बना के आपको आना ही आना है, ये फ्लो चार्ट से एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आपको देखकर। साथ में इंडिविजुअल भी अगर किसी गीत के बारे में पूछ लिया, वैसे तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पूछ लेना तो आपको क्या है, आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है ना। अब देखो लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है लोक जीवन का चित्रण। लोकगीत जो होता है ना, वो हमारी संस्कृति का चित्रण करके रखते हैं, ठीक है। कैसे, जो लोकगीत है ना, लोकगीतों में जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कार, जितने हमारे संस्कार होते हैं, हमारी रीति रिवाज होती हैं, हमारे उत्सव होते हैं, हमारे मेले होते हैं, खाना पीना, वस्त्र भूषा आदि को क्या है, सजीव चित्रण मिलता है। दूसरा है हमारी परंपराओं का संरक्षण। जो हमारे लोकगीत होता है ना, हमारी परंपराओं को बचा के रखते हैं, संरक्षण मतलब बचा के रखना, ठीक है ना। लोकगीत के माध्यम से पुरानी परंपरा, विश्वास, सामान्यता और रूढ़िवादी जो हमारी जो भी हमारी परंपरा होती है सुरक्षित रहती हैं। फिर हमारे लोक मूल्य का ये वाहक हैं, सत्य, प्रेम, त्याग, समारोह, भाईचारा, नारी सम्मान, प्रकृति व प्रेम मूल्यों का संदेश लोकगीत के द्वारा ही क्या है, जन जन तक पहुंचता है। सामाजिक एकता के माध्यम, हमारे जो लोकगीत है ना, ये हमारे जो सोसाइटी में यूनिटी लाते हैं, सामाजिक एकता लाते हैं। लोकगीत सभी वर्ग, जाति और समुदायों को क्या है, जोड़ने का कार्य करते हैं। सामूहिक रूप से गाए जाने वाले गीत सामूहिक एकता का क्या कहता है, सद्भाव बढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा आ गया ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर। जो लोक गीत है हमारे इतिहास को, हमारी वीरता को क्या है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। लोक भाषा और लोक बोली का संरक्षण। अब जो हमारी लोकगीत होता है ना, हमारी लोक भाषा को भी बचा के रखते हैं। जैसे काफ़ी सारे गीत अवधी, भोजपुरी, है ना, इन सब में गाए जाते हैं ना, क्या है, पंजाबी में गाए जाते हैं, क्या है, हमारी लोक भाषा को बचा के रख रहे हैं, ठीक है ना। और लोक बोली का क्या है, संरक्षण कर रहे हैं, जो वो लोगों के द्वारा जो बोलने वाली बोली है उसको भी बचा के रखना है, ठीक है ना। लोकगीत क्या है, स्थानीय भाषा और बोली को क्या है, रच जाते हैं, जिससे लोक भाषा का विकास और संरक्षण होता है। और देखो लोकगीत का महत्व, लोक संस्कृति की पहचान और संरक्षण करता है। अगर लोकगीत नहीं होंगे ना, तो हमारी जो लोक भाषा और जो हमारी लोक संस्कृति है ना, इसको हम धीरे धीरे क्या है, भूलते जाएंगे। इसलिए क्या है, जो लोकगीत जो होता है ना, वो क्या है, लोक संस्कृति का क्या है, पहचानता है, उसको संरक्षण करके रखता है। और ये क्या है, पीढ़ियों के बीच एक संस्कृति सेतु का कार्य करता है। जो लोकगीत होता है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में क्या है, हम उस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में संस्कृति को बचाने का, ट्रांसफर करने का क्या है, सेतु होता है। फिर है समाज में नैतिक मूल्यों का सद्भाव को बढ़ाता है। लोक जीवन में आनंद, उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। अब जो लोकगीत होता है ना, ये ना जीवन के अंदर आनंद लाते हैं। काफ़ी सारे होते हैं ना मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं, जिससे सुनकर क्या है, आप और हम, मैं भी मोटिवेशन सॉन्ग सुनता हूँ, क्या है, पढ़ाई के लिए एकदम मजबूर हो जाते हैं, एकदम मोटिवेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा किसी कोई छोड़ के चले गए, डिप्रेशन में आ गए भाई, तो फिर वो सैड सॉन्ग सुनने लगता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, हाँ, तो बस सही है। हमारी संस्कृति का विस्तार और समुदाय को जीवित बनाए रखता है। निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। देखो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखिए, जैसे लोकगीत हो गए, लोक संस्कृति का दर्पण होता है। लोकगीत क्या है, परंपरा का संरक्षण करता है। लोकगीत क्या है, मूल्यों का संवहन करता है। लोकगीत क्या, सामाजिक एकता का माध्यम होता है, ठीक है ना। देखो आपके इन नोट्स में ना छोटी छोटी चीज़ों को एकदम अच्छे से नोटिस करके लिखा गया, ताकि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ से ही रीड करो, तो आपको दोबारा से एकदम मेमोराइज होता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दिए गए हैं, जिससे क्या है, आपका एग्जाम में आपको एकदम नेक्स्ट लेवल तैयारी हो जाए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको पता ही, आपको सब्सक्राइब करके 2 लोगों को शेयर करनी है, लाइक करनी है और कमेंट करना है। आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये चैनल कॉमेंट सेक्शन सब्सक्राइब कर लेना। अब हमें पढ़ना है गढ़वाली गीतों के सामान्य विशेषता बताइए, ठीक है ना। गढ़वाली गीत होते क्या हैं, हमें इनके बताना है, ठीक है।
ना देखो गढ़वाली गीत क्या है, गढ़वाली गीत जो है ना वो उत्तराखंड में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है याद रखना, गढ़वाली गीत कहाँ गाया जाता है, उत्तराखंड में। चलो पढ़ते हैं। जो गढ़वाली गीत है ना वो उत्तराखंड के, देखो यहाँ पे आ गया ना, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की एक लोक संस्कृति महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, लोक संस्कृति महत्वपूर्ण अंग है, जो वहाँ पे मतलब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है ये गीत। और वो हर समय क्या है कि हर समय नहीं, हर एक उत्सव पे क्या है ये गीत गाते हैं। ये गीत वहाँ के जनजीवन, प्रकृति और रीति रिवाज, लोक विश्वास, सुख दुख तथा सामाजिक संबंधों का क्या है अभिव्यक्त करके रखता है। लोक जो हमारा गढ़वाली लोकगीत है ना वो लोक जीवन की भावना और अनुभव को क्या है सजीव दस्तावेज है। क्या है, वहाँ का ये एकदम सजीव दस्तावेज है, ठीक है ना, बता के सब कुछ एकदम अच्छे से प्रस्तुत करा गया है, ठीक है। गढ़वाली भाषा में रचे गए वह ये क्या है, एक गढ़वाली भाषा है, उसमें गाए जाते हैं तो उसे गढ़वाली गीत कहते हैं, ठीक है ना। गढ़वाली भाषा में रचे गए वह लोकगीत जो गढ़वाल क्षेत्र के लोक जीवन और भावना, जो अपने जीवन की भावनाएं हो गई, अपने जीवन हो गई भावनाओं, संस्कृति और परंपराओं को व्यक्त करते हैं। इस गीत के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से क्या व्यक्त करते हैं, गढ़वाली गीत कहलाते हैं। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है मौखिक रूप से चलते जा रहे हैं और चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो गढ़वाली गीत की सामान्य विशेषता क्या है। पहली होगी लोक जीवन का सजीव चित्रण। जो हमारी गढ़वाली गीत है ना वो वहाँ के गढ़वाल क्षेत्र क्या है लोक जीवन का क्या है सामान्य परिचय देते हैं, ठीक है ना। जो लोग गढ़वाली गीतों में ग्रामीण जीवन की, खेती बाड़ी, पशुपालन है ना, वहाँ के पर्व त्योहार, वेशभूषा, दैनिक जीवन और सुंदर वर्णन होता है। दूसरा है प्रकृति का सुंदर चित्रण। अब जो गढ़वाली गीत है ना गढ़वाल क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, नदियाँ, झरने, जंगल, प्रकृति सौंदर्य का क्या है गीतों का क्या है प्रमुख विषय है। सरल और सहज भाषा। जो गढ़वाली क्षेत्र में गाया जाता है गढ़वाली गीत है ना वो सरल भाषा में गाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा मौखिक परंपरा। ये गीत पीड़ित मौखिक रूप से चलता रहता है। इसे लिखित रूप से अधिक मौखिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इसे लिखित रूप से नहीं मौखिक रूप से संरक्षित किया जाता है। सामूहिकता की भावना। गढ़वाली गीतों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। क्या है, एक काफ़ी सारे लोग इसे गाता है, सामूहिक रूप से गाया जाता है, जैसे मेले में, त्योहार में, सामाजिक अवसरों पे, ठीक है ना। अब देखो इसका छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है भावनात्मक, ठीक है ना, भावनात्मक अभिव्यक्त होता है। संस्कृति परंपरा का संरक्षण होता है, ठीक है। धार्मिक में आध्यात्मिक तत्व होते हैं। कई गढ़वाली गीत में देवी देवताओं, हमारे जो वहाँ के जो देवी देवता है ना उनके धार्मिक अनुष्ठान और लोक विश्वासों का संबंधित होता है। सामाजिक चेतना। देखो गढ़वाली गीत में समाज की समस्या, लोक मूल्य और सामाजिक संबंधों को क्या अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो गढ़वाली गीतों का महत्व क्या क्या होता है, पहले हम ये पढ़ते हैं। देखो ये क्या है लोक संस्कृति, जो वहाँ की संस्कृति है ना, जो वहाँ की परंपराएं हैं, रिचुअल हैं, रिलीजन है, उन सबको क्या है संभाल के रखता है, बचा के रखता है हमारा गढ़वाली गीत, ठीक है ना। ये वहाँ की भाषा को भी संभाल के रखता है, बिकॉज जो गढ़वाली गीत है वो गढ़वाल भाषा में ही गाया जाता है। फिर क्या है सामाजिक एकता को बढ़ाता है। ये जो गाना होता है वो सामूहिक रूप से गाया जाता है तो क्या है ये सामाजिक एकता को बढ़ाता है और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। और ये क्या जो आने वाली पीढ़ी होगी ना उसको भी क्या है उसको भी अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करता है गढ़वाली गीत। लोक भाषा और लोक परंपराओं का जीवित रखता है, ठीक है ना, बताया ना मैंने आपको अभी। और क्या है मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का माध्यम, और ये जो है ना ये शिक्षा का भी एक माध्यम है, ठीक है। निष्कर्ष आपको पढ़ लेना जो हमने ऊपर पढ़ाया है। अब देखो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें बताना है हमें, देखो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, इसलिए बीच बीच में याद दिलवाना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को पोस्ट करो, चलो मैं रुकता हूँ, आप सब्सक्राइब करो। हाँ करो फटाफट से करो भाई, सब करो ना, तुम भी करो भाई। मुझे दिख रहा है कौन कर रहा है नहीं, कौन नहीं कर रहा है। हाँ चलो सब ने कर दिया, ठीक है ना, जिसने नहीं करा वो भी कर देगा, बाकी मैं दोबारा याद दिलाऊंगा सब्सक्राइब करने का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लोक गाथा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सारंग सदावृक्ष को केंद्रित भाव लिखिए। इसका केंद्रीय भाव लिखना है इसका एकदम, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं, ये पहले है क्या, ये पढ़ते हैं पहले। लोक गाथा का मतलब होता है किसी भी घटना को ना कहानी के रूप में वर्णन करना, ठीक है ना। कहानी के रूप में कथा सुना के कहते हैं ना, कथा क्या है, कथा तो सुनाई जाती है ना, किसी भी कोई भी घटना घटी होगी उस घटना को क्या है कहानी के रूप में बताना सुनाना, उसे ही लोक गाथा कहते हैं। देखो लोक गाथा क्या है, लोक गाथा लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। क्या है, लोक साहित्य की क्या एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है हमारी लोक गाथा। यह लोक जीवन में प्रचलित होती है। क्या है, लोक जीवन में प्रचलित होती है, ठीक है ना। और क्या है लोक कथात्मक रचना करती है, जिसमें क्या किसी व्यक्ति, घटना, प्रेम कथा, वीरता और सामाजिक प्रसंग का वर्णन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना का, प्रेम कथा, कोई प्रेम कथा है, ठीक है ना, वीर कथा है, कोई वीरता का कोई वीरता की कोई कहानी है, सामाजिक प्रसंग हो गया, ठीक है ना। इसका वर्णन क्या है किसके रूप में, गीत में शैली के रूप में किया जाता है। लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं मौखिक रूप से, ठीक है ना। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती हैं। लोक कथा का स्वरूप देखो, लोक कथा लोकगीत और कथा को संयुक्त रूप है। क्या है इसका एक संयुक्त पूर्ण रूप है। हाँ, और
इसमें कहानी भी होती है और गीत में भी होता है। लोक कथाओं का संबंध सामान्य जनता के जीवन से होता है, उनकी भावनाओं से होता है, उनके अनुभव से होता है, उनके एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है ना। अब देखो लोक कथा की प्रमुख विशेषता, पहले इससे फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो लोक कथा का स्वरूप फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा इसके अंदर देखो कथा तत्व, किसी भी घटना का कहानी के रूप में वर्णन करना। फिर हमारा मौखिक परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है मौखिक रूप से चलती है। फिर हमारी सामूहिक रचना, इसमें क्या है समूह एक लोक समुदाय की सामूहिक देन होती है, ठीक है ना इसमें। और लोक जीवन, फिर हमारा चौथा क्या है लोक जीवन, इसमें संस्कृति परंपरा लोक विश्वास का चित्रण करा जाता है कि इसमें हमारी लोक कथा के बारे में, ठीक है ना। अगर हम किसी पुरानी नाटक के पुरानी बात के ऊपर हम किसी भी हम पुराने अनुभव को बता रहे हैं तो उसके अंदर क्या हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाएगा ना, यही बात है। फिर हमारे गीत में इसमें क्या है लय ताल और संगीत के गुण होते हैं हमारे क्या है लोक कथा में, ठीक है ना। इसे काफ़ी लय से गाया जाता है। जो लोक कथाएं जब गाई जाती है तो उसके अंदर काफ़ी जगह काफ़ी सारे संगीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सारे वाक्य जो है ना वो लय में गाए जाते हैं। जैसे नॉर्मल मैं आपको नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ इस तरह नहीं, काफ़ी सारी बातें लोक कथा के अंदर बोलते बोलते ना एक लय में गाई जाती है, एक सुर में गाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर होता है, ये भी इसकी क्या है विशेषता है। अब देखो लोक कथा की प्रमुख विशेषता, पहले हमारी कथात्मक। लोक कथाएं में किसी घटना या कथा का क्या है विस्तार से वर्णन होता है, एकदम विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है ना। संक्षिप्त वर्णन नहीं होता, विस्तार से सब चीज़ छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से बारीकी तरीके से दिखाते हैं। फिर हम मौखिक परंपरा, ये क्या है एक मौखिक परंपरा जो मुख के द्वारा बोल के सुनाई जाती है। सामूहिक रचना, इसमें कई निश्चित रचनात्मक नहीं होती है बल्कि एक समुदाय की सामूहिक देन होती है। फिर हमारा गीतात्मकता, इसमें क्या है इसमें लय होता है, ताल होती है, ठीक है ना। और संगीत में गुण होते हैं, ठीक है ना। फिर लोक जीवन का चित्रण, लोक कथाओं में समाज की संस्कृति परंपरा और लोक विश्वास प्रतिपादित होते हैं, ठीक है ना। इसमें अच्छे से दिखता है कि पुराने लोगों का जीवन कैसे था, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे उस समय, खेती बाड़ी सब कुछ पूरे लोक जीवन के बारे में एकदम अच्छे से विस्तार से बताया जाता है। अब देखो सारंग संदर्भ का परिचय, देखो सारंग संदर्भ हिंदी लोक साहित्य के एक प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक है। ये जो सारंग सदावृक्ष है ना, ये क्या है हमारा जो लोक साहित्य है ना उसकी प्रसिद्ध एक प्रेम कथा है। क्या है एक प्रेम कथाओं में से एक है। इसमें सारंगा और सदावृक्ष के प्रेम, त्याग और संघर्ष तथा समर्पण की क्या है एक मार्मिक चित्रण किया गया है। इसका केंद्र भाव क्या है, देखो जो एक प्रेमी होता है वो क्या है एक सदावृक्ष बन जाता है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं इसमें आगे क्या है। केंद्रीय भाव क्या है, इस लोक कथा का केंद्रीय भाव है सच्चा प्रेम, समर्पण, त्याग और प्रेम की अटूट निष्ठा, ठीक है ना। जब प्रेमी मर जाता है ना, प्रेमिका का जब प्रेमी मर जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक सदावृक्ष बन जाता है और हमेशा उस प्रेमिका की क्या है रक्षा करता रहता है। तो उसमें सच्चा प्यार, एकदम अटूट विश्वास ये दिखाया गया है। देखो सारंग और सदावृक्ष अन्य कठिनाई, सामाजिक और बाधाओं तथा परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर भी उनका प्रेम क्या है कमज़ोर नहीं होता है। यह गाथा बताती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, वो सिर्फ क्या है लोगों का आकर्षण नहीं है बल्कि विश्वास, त्याग और समर्पण का क्या है नाम है, ठीक है ना। यहाँ से आपको फ्लोचार्ट बनाना, निष्कर्ष आपको जो ऊपर पढ़ा है उसको आपको लिख देना समराइज करके। देखो यहाँ पे लिख रखा है महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है, परीक्षा के आवाज़ से लिखी। देखो जो हमारा सारंगा सदावृक्ष एक लोक प्रेम की ऐसी अमर गाथा है जो प्रेम, त्याग, समर्पण और मानवीय संवेदनाओं की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब देखो हमें बताने लोक कथा द्वारा लोक कथा गई, लोक कथा और लोक भाषा की सामान्य विशेषता ये हमें लोक कथा बतानी है और लोक भाषा बतानी है। देखो लोक कथा और लोक भाषा लोक इतिहास के लोक साहित्य की दो महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारा लोक साहित्य है ना इसके दो रूप हैं, दो अंग हैं, एक हमारी लोक कथा और एक हमारी लोक भाषा। लोक का मतलब है लोग, ठीक है ना। कथा का मतलब हमारी कथा हो गई, भाषा का मतलब हमारी लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। लोक कथा जन सामान्य के अनुभव, कल्पना और जीवन मूल्यों की कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं हमारी लोक कथा। और जबकि लोक भाषा जन जीवन की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्त का माध्यम होती है, ठीक है ना। किस तरीके से जो हमारी जब चलो हम लोक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो हम एक ऐसी सरल भाषा में करते हैं जिससे क्या लोगों को कुछ समझ में आए, तो उसे लोग भाषा कहते हैं। किस भाषा में हम कर रहे हैं, भाषा में अभिव्यक्त करना किसी भी चीज़ को, उसे लोग भाषा कहते हैं। दोनों मिलकर लोक संस्कृति को संरक्षण करके रखते हैं, दोनों ही मिलकर हमारी जो संस्कृति है ना उसे बचा के रखती है। अगर मान लो कुछ काफ़ी गातें अवधि में लिखी गई हैं, ठीक है ना, क्या है वो अवधि भाषा का क्या है संरक्षण करके रख रही हैं।
लोक कथा की सामान्य विशेषता क्या है, लोक कथा की पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है मौखिक परंपरा। ये सबसे पहले देखो हम इसमें सब्जेक्ट का नाम ही है मौखिक परंपरा, उसकी मौखिक परंपरा। तो हमें मौखिक परंपरा तो हर किसी में लिखना ही लिखना है। पहला है मौखिक परंपरा, ये लोक कथा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, तो एक मौखिक परंपरा है। दूसरा है लोक जीवन का संबंध, इसमें सामान्य लोगों के जीवन रीति रिवाजों का क्या है, विस्तार से चित्रण करा जाता है। फिर हमारा सामूहिक रचना, लोक कथाओं में कई एक ऐसे निश्चित रचना होती हैं। मनोरंजन व शिक्षा, लोक कथाओं से लोगों को मनोरंजन भी होता है, साथ में साथ उन्हें नैतिक शिक्षा भी मिलती है, ठीक है। उन्हें उनके मौलिक अधिकारों को भी पता लगता है। सरल भाषा, इसमें भाषा सरल होती है, सहज होती है और जन सामान्य की समझ के अनुरूप होती है। फिर कल्पना और यथार्थ का समन्वय, लोक कथाओं में कल्पनाशीलता के साथ साथ वास्तविक जीवन का भी तत्व पता लगता है। काफ़ी हर कोई कहानी सुनता है ना, हमने आधी कहानी सुनी, उसके बाद हम अपने दिमाग में ना कल्पना करने लगते हैं, इमेजिन करने लगता है, अच्छा इस कहानी में ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो, या पूरी कहानी सुनने के बाद हम अपनी तरफ से कोई कहानी बनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो सही कहते हैं कल्पनाशीलता, ठीक है ना। फिर हमारी सांस्कृतिक संरक्षण, देखो जो हमारी लोक कथा है ना, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को क्या है, उन्हें क्या है सुरक्षित बचा के रख रही है, ठीक है, जो हमारी लोक कथा है। फिर हमारी लोक भाषा की सामान्य विशेषता, देखो पहला है जन सामान्य की भाषा। ये लोक भाषा आम जनता द्वारा बोली व समझी जानी आम जनता द्वारा बोली व समझने वाली भाषा होती है। सरल और सहज, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। इसमें कठिन शब्दों की अपेक्षा, हार्ड वर्ड की अपेक्षा क्या है, सरल और स्पेशलिस्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्पेशलिस्ट शब्द वह शब्द होता है जो लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, बहुत फेमस शब्द होता है, कॉमन शब्द होते हैं। फिर है स्थानीयता, लोक भाषा किसी विशेष क्षेत्र की संस्कृति और पहचान को व्यक्त करती है, ठीक है ना। फिर भावनात्मकता, लोक भाषा में भावनाओं की स्वाभिव्यक्त अभिव्यक्त होती है। फिर हमें परिवर्तनशीलता, समय और परिस्थितियों के अनुसार लोक भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। लोक संस्कृति का दर्पण है, ये लोक भाषा में लोक संस्कृति का दर्पण है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रधानता, जो लोक भाषा में मुहावरे, कहावतें और लोक प्रयोगों का भरपूर प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब देखो फ्लो चार्ट दे रखा है, दोनों का फ्लो चार्ट मस्ट है भाई, आपको बनाकर ही आना है एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। देखो पहला है लोक कथा का, इसके अंदर मौखिक परंपरा होती है, लोक जीवन, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति व संरक्षण। लोक भाषा के अंदर सरल होती है, स्थानीयता होती है, भावनात्मक होती है, परिवर्तनशील होती है और लोक संस्कृति से अभिव्यक्त होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, लोक इसके बीच में संबंध बताया गया है। लोक कथा लोक जीवन की कहानी प्रस्तुत करती है, तो लोक भाषा क्या है, लोक जीवन की भाषा प्रस्तुत करती है। कथनात्मक प्रधान होती है, अभिव्यक्त प्रधान होती है। लोक संस्कृति का संरक्षण करती है, लोक संस्कृति को व्यक्त करती है। मौखिक परंपरा से प्रचलित होती है और ये मौखिक व्यवहार को प्रयुक्त करती है, ठीक है ना, उपयुक्त करती है। यहाँ से निष्कर्ष आपको जो हम लोग पढ़ा है क्वेश्चन में, आपको वही लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है, पढ़ लेते हैं। लोक कथा लोक जीवन की कहानी है और लोक भाषा लोक जीवन की वाणी है, ठीक है ना। देखो कितना अच्छे लिखा है ना, जो लोक कथा है वो क्या है, लोक जीवन की कहानी होती है, और जो लोक भाषा होती है वो लोक जीवन की क्या है, वाणी होती है, ठीक है ना। दोनों मिलकर लोक संस्कृति की पहचान को सुरक्षित रखती है, ठीक है ना। देखो बहुत ज़्यादा एकदम एकदम अच्छी तरीके से लिख के दिया है। अगर कोई बच्चा से अच्छे से याद कर देना और उसके बाद पेपर में लिख के आ जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपने। थोड़ा देखो वीडियो को फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे तो रह रहे हैं, ऐसे 10-12 क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो भाई, अगेन जिसने पहले सब्सक्राइब नहीं करा था ना, तो अब सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से करो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। करो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है हमें लोक नाटक के स्वरूप को उदाहरण देते हुए विचार कीजिए तथा रामलीला का रूप स्पष्ट कीजिए। हमें लोक नाटक के अंदर लोक नाटक होता है क्या, फिर रामलीला के बारे में बताएंगे। जो रामलीला भी है क्या है, लोक नाटक है, ठीक है। देखो लोक नाटक लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। जो लोक नाटक है ना, वो लोक साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, रूप है, ठीक है ना। जिसमें लोक जीवन, इसके अंदर क्या होता है, जो लोक जीवन है, लोक संस्कृति, लोक विश्वास और सामाजिक मूल्यों का अभिनय होता है। क्या होता है, अभिनय, और संगीत, नृत्य और संवादों के माध्यम से, संवादों मतलब डायलॉग के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है। लोक नाटक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अभिनय होता है, नाटक होता है, गीत होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है और डायलॉग होता है। इन सबका मेल कर इन सबको मिलाकर क्या है, इसे अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत करा जाता है। लोक नाटक जनसाधारण की कला है। क्या है, एक जनसाधारण की कला है लोक नाटक, जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति संरक्षण भी करता है। ये क्या है, शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी करता है, साथ में जो संस्कृति है ना उसका भी संरक्षण करके रखता है, ठीक है ना। लोक नाटक का स्वरूप क्या होता है, देखो लोक नाटक भाई इसमें बेसिकली नाटक की बात चल रही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। देखो लोक बस लगा हुआ है, लोक नाटक मतलब लोगों का नाटक। देखो लोक नाटक लोक जीवन की एक उत्पन्न नाटक कला है जिसका विकास जनता के बीच हुआ था। इसका विकास क्या होता है, जनता के बीच हुआ था। इसमें मंच होता है, अभिनय, संगीत, नृत्य और लोक भाषा का सामान्य
समन्वय देखने को मिलता है, क्या उसका कोरिलेशन देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। लोक नाटक की प्रमुख विशेषता होती है, पहली होती है लोक जीवन का चित्रण। इसके अंदर क्या है, लोक जीवन का अच्छे से चित्रण होता है, जिससे हम अच्छे से अपनी परंपरा को जान सकते हैं। लोक नाटक में सामान्य जनता के जीवन का क्या है, सुख दुख का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का क्या है, सामान्य चित्रण होता है। एक बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से पता लगता है। लोक भाषा का प्रयोग, इसमें क्या है, इसमें स्थानीय भाषा व बोली का क्या है प्रयोग होता है, जिससे क्या है, दर्शक आसानी से जुड़ जाते हैं, क्या है, आसानी से जुड़ जाता है। फिर है संगीत और नृत्य की प्रधानता। लोक नाटक में गीत का, ठीक है ना, वचंद्रता का, नृत्य का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है सामूहिक प्रस्तुति। लोक नाटक में सामूहिक कला है, क्या है, लोक नाटक क्या है, एक सामूहिक कला है जिसमें अनेक कलाकार भाग लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग एक नाटक बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना। रामलीला पढ़ेंगे तो रामलीला में, अभी रामलीला के बारे में बात करेंगे तो रामलीला में राम लक्ष्मण सीता हनुमान, है ना, भरत दुर्योधन रावण, है ना, और मेघनाथ कंस दशरथ जी, है ना, उनकी जो माताएं हो गई, मतलब सब चीज़ों सब बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है इसके अंदर, बहुत सारे क्या है लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत सारे किस पे थे हम, अनेक कलाकारों की जरूरत पड़ेगी। फिर है मौखिक परंपरा। अधिकांश लोक नाटक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, मौखिक रूप से संचालित होते रहते हैं। फिर है मनोरंजन और शिक्षा। देखो इसमें क्या हम इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, किसी भी नाटक का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है कि बस लोग खुश हो जाएं, बल्कि इसमें होता है समाज की नैतिकता को जुड़ना, है ना, और साथ में अपनी संस्कृति को बचा के रखना, ठीक है ना, और शिक्षा देना एक अच्छी से, ठीक है। अब देखो लोक नाटक के उदाहरण हो गए हमारी रामलीला, जो उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, क्षेत्र के आधार पर दे रखा है। क्या है रामलीला, जो क्या है उत्तर भारत की क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस एक नाटक है। नौटंकी हो गई, ये भी उत्तर प्रदेश की फेमस है। स्वांग हो गया, ठीक है ना, स्वांग रचना ये हरियाणा का है ना। यशगान हो गया, ये कर्नाटका का है। तमाशा महाराष्ट्र में होता है, तमाशा, ठीक है ना। वैसे तो हमको श्योर समझते हैं तमाशा कर रहा है, ये लड़ाई कर रहा है, तमाशा कर रहा है पूरे घर का, ऐसे बोलते नहीं है। फिर जांतरा हो गया, ये पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अब देखो लोक नाटक का एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ये आपको बनाकर आना है। फ्लो चार्ट देखो मैंने इसलिए दे रखा है ताकि काफ़ी बच्चे बोलेंगे यार फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, तो इसलिए मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट बना रखा है। पहला अभिनय होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है और लोग। एक नाटक के अंदर होता क्या क्या है, देखो अभिनय होगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा ना, अभिनय तो होगा, फिर ना संगीत होगा, उसके अंदर संगीत बजता है कहीं ना कहीं, है ना, नृत्य होगा, डांस भी होता है, फिर लोक भाषा, लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे थे, संवाद भी होता है, और ये क्या देता है, मनोरंजन करता है, साथ में शिक्षा भी देता है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हमसे एक और चीज़ पूछी थी, रामलीला लोक नाटक क्या बताना था। देखो रामलीला का पहले स्वरूप पढ़ते हैं, देखो क्या था। देखो रामलीला भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और लोक नाटक है। क्या है, जो रामलीला क्या है, भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक लोक नाटक है, ठीक है ना। यह है भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है, ये क्या है, श्री राम जी के जीवन पर आधारित है, ठीक है ना। इसका मूल्य आधार जो है ना वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस से है, ठीक है ना। रामलीला का आयोजन मुख्य रूप से शहदी नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध तक और राम राज्य स्थापन तक क्या है, सारी की सारी घटनाएं क्या है अच्छे से मेंशन की जाती हैं, ठीक है ना। श्री राम जी के जन्म से लेकर, है ना, रावण वध से लेकर उनका क्या है, उनका राज्याभिषेक होता है, वहाँ तक सब कुछ दिखाया जाता है। रामलीला की मुख्य विशेषता क्या क्या है, देखो आपको लिख कर आना है, क्योंकि रामलीला के ऊपर ना पूछे जाते हैं क्वेश्चन हर बार, ठीक है ना। कहीं आप बोलो कि भाई ये तो एक एग्जांपल दे रामलीला का, नहीं, रामलीला के ऊपर दिया, हाँ महाभारत भी आ सकता है, पर रामलीला बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला हमारा धार्मिक लोक नाटक आ गया। रामलीला का धार राम कथा और भारतीय धर्म परंपरा को दिखाना है, ठीक है ना। फिर आदर्श जीवन का आदेश, देखो क्या है, यह एक सत्य, धर्म और मर्यादा त्याग के कर्तव्य था, ठीक है ना। लोक भाषा का चौपाई, इसके अंदर कुछ चौपाई भी आती है, रामचरितमानस में चौपाई भी हैं। फिर संगीतकार प्रस्तुतिकरण होता है, संस्कृति महत्व इसमें बताया जाता है। रामलीला भारत संस्कृति की लोक परंपरा का जीवित रखती है, सामूहिक सहभागिता रखती है। देखो रामलीला का क्रम कैसे कैसे चलता है, ठीक है ना, ये आपको ऐसे लिख कर आना है। पहला है राम जन्म होता है, श्री राम जी का जन्म होता है। फिर हमारा होता है सीता के संग स्वयंवर, फिर वनवास होता है, फिर सीता माता जी का हरण होता है, फिर लंका में युद्ध होता है, फिर रावण का वध होता है, फिर साथ में फिर लास्ट में क्या है, राम राज्य होता है, फिर राम राज्य, ठीक है ना, राम राज्य। निष्कर्ष आपको रीड कर लेना है, कुछ नहीं है निष्कर्ष में, जो हम लोग पढ़ा उसको समरी करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति रखी है, परीक्षा में अवश्य लिखें, परीक्षा में अवश्य लिखना आपको, ठीक है ना। क्या है, रामलीला भारतीय लोक नाटक परंपरा की एक सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रभावशाली प्रस्तुति है जो मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन का उद्देश्य देती है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए। श्री राम जी क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, क्या थे उन्होंने, वो मर्यादा में रहते थे, वो धर्म से रहते थे, ठीक है ना।
ये सभी इसके अंदर देखने वाली बातें हैं। इस नाटक के अंदर जब ये नाटक प्रस्तुत करता है ना, तो इसका एक ही आधार, इसका एक ही क्या है मोटिव होता है, लोगों को मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन का संदेश देना। ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन लोक नाटक से आ जाता है। लोक नाटक में सांग की सामान्य विशेषता, सांग की सामान्य विशेषता बतानी। देखो सांग उत्तर भारत, चलो पढ़ते हैं। देखो सांग क्या है। सांग एक लोक नाटक विधा है। ये क्या है, एक लोक नाटक विधा है जिसमें क्या है, कलाकार जो कलाकार होता है ना, वो गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से और संवादों, डायलॉग के माध्यम से क्या है, किसी भी कथा या घटना का मंचन करता है। आपको पता लगे सांग क्या है। सांग एक लोक नाटक विधा है जिसमें कलाकार गीत, संगीत, अभिनय और संवादों के माध्यम से किसी भी कथा या घटना का मंचन करता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक और सामाजिक संदेश देना होता है। इसका उद्देश्य देखो मनोरंजन के संग संग शिक्षा देना भी होता है। देखो सांग उत्तर भारत, विशेषकर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित एक प्रसिद्ध लोक नाटक की शैली है। यह लोक जीवन, लोक संस्कृति और धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक विषयों को गीत, संगीत और अभिनय के और संबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। सांग लोक मनोरंजन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो क्या है, लोक मनोरंजन के संग संग लोक शिक्षा भी देता है। अब देखो यहाँ से फ्लो चार्ट देखेंगे। पहले सांग की मुख्य विशेषता चार्ट के द्वारा देखेंगे। देखो सांग है गीत, इसके अंदर गीत आता है, संगीत आता है, अभिनय आता है, संवाद आता है। इससे क्या है, मनोरंजन मिलती है, शिक्षा मिलती है। साथ में क्या है, लोक संस्कृति का संरक्षण होता है। ठीक है ना। लोक संस्कृति का संरक्षण आपको हर किसी में लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना। अब देखो लोक भाषा का प्रयोग। सांग में स्थानीय भाषा और बोलियों का प्रयोग होता है जिसमें दर्शक आसानी से जुड़ सकते हैं। इससे क्या दर्शक क्या आसानी से जुड़ जाएंगे। मान लो कि मैं कोई भी नाटक को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मान लो रामलीला है, कृष्ण लीला है, मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ कहाँ पर, वृंदावन में। अब वहाँ की फेमस भाषा हफ्ती है ना, मैं हफ्ती में नहीं करके भोजपुरी में करूँगा, तो वहाँ पे क्या है, दर्शक जुड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जुड़ पाएंगे। वहीं अगर मैं बिहार में कोई नाटक प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं बिहार में अगर अवधी भाषा में करूँ तो क्या बिहार के लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे क्या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में क्या है उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बस वही बताया है इसके अंदर। फिर है गीत और संगीत का। इसमें गीत और संगीत का क्या है, प्रधानता होती है। सांग की सबसे बड़ी विशेषता इसका संगीतकार रूप होता है और इसमें राग, रागिनी और लोक कथाओं को क्या है, प्रयोग होता है। अभिनय प्रधान लोक नाटक है। जो सांग होता है इसमें अभिनय का विशेष महत्व होता है। ठीक है ना। मौखिक परंपरा। संघ के जो हमारा सांग हो गया सब पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से क्या प्रचलित होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषय होता है। ठीक है ना। और सरल मंच और व्यवस्था होती है। देखो सांग में मंचन के लिए भव्य मंच की आवश्यकता होती है। जब इसका ऐसे प्रस्तुत करा जाता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा भव्य मंच चाहिए होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा, मंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें खुले मैदान या चौपाल के खुले मैदान और चौपाल के क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। सामूहिक कला। देखो सांग में अनेक कलाकार मिलकर प्रस्तुति करते हैं। ऐसा बहुत सारे कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। मनोरंजन और शिक्षा। इससे क्या है, मनोरंजन के संग संग क्या है, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी प्रदान होती है। संवाद और हास्य। इसके अंदर देखो संवाद होता है, हास्य होता है, व्यंग्य भी कैसे जाते हैं, ताने मार के किसी भी चीज़ को बताना। ठीक है। और लोक संस्कृति का संरक्षण। इससे क्या है, लोक संस्कृति का संरक्षण होता है। ठीक है ना। ये सब मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। देखो सांग का महत्व क्या है, लोक संस्कृति का संरक्षण करके रखता है, सामाजिक जागरूकता को फैलाता है, मनोरंजन को प्रभावी माध्यम है, लोक भाषा और लोक कला को जीवित रखता है। साथ में क्या है, समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिख रखी है, सांग लोक नाटक की एक ऐसी विधा है जो गीत, संगीत, अभिनय और संवादों के माध्यम से लोक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है तथा समाज में मनोरंजन के संग संग शिक्षा और संस्कार को प्रदान करती है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं अपने। देखो इसमें हमको बता अल्लाह के आधार पर लोक गाथा विधा का सामान्य परिचय देती है। तो अल्लाह है ना, ये दो भाइयों की बात चली जो वो बहुत ज़्यादा वीर थे। उनकी वीरता, प्रेम, मृत्यु, हत्या, ये सब इसके अंदर बताई गई है। ठीक है ना। अल्लाह के अंदर इसमें दो भाई के बारे में बताया गया। ठीक है ना, कि वो कैसे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, उनके प्रेम को, उनकी, ठीक है ना, ये सब दिखाया गया। देखो लोक गाथा लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। हमने बहुत बार ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है ना। यह लोक जीवन एक मिनट भाई, मैंने तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी नहीं। फटाफट सब्सक्राइब करो, नया क्वेश्चन चालू हो गया, फटाफट सब्सक्राइब करो जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कराएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लोक गाथा देखो अभी आप, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, ऐसे नोट्स और चाहिए, तो देखो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी और दूसरे सब्जेक्ट के ऐसे नोट्स चाहिए, ऐसे वीडियो चाहिए, तो मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपको ऐसी वीडियो, ऐसे नोट्स और सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। इसलिए करो, सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़ कर लो यार। इतने मेहनत से नोट्स बनाए, पता है इन नोट्स को बनाने में मेहनत तो लगी है, साथ में नोट्स बनाने में पैसा भी लगा। मुझे नोट्स बनाने थोड़ा ना भाई, जिससे नोट्स बनाने में पैसे तो नहीं होंगे ना मेरे से। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि बस आप क्या करो, आप जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बस। ठीक है ना, सब वसूल हो जाएगा मेरा। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। लोक कथा लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह लोक जीवन की घटना, वीरता, प्रेम, त्याग और संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों को क्या है गीत रूप से प्रस्तुत वर्णन करती है। लोक गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है मौखिक रूप से संरचित होती है। लाहा हिंदी प्रसिद्ध वीर एक ये क्या है एक वीर गाथा एक वीर कथा है। क्या है एक वीर कथा है जिसमें जिसके आधार से लोक गाथा विद्या का रूप आसानी से समझा जाता है। देखो लोक गाथा का सामान्य परिचय, पहले हम लोक गाथा के बारे में समझेंगे। देखो लोक गाथा वह कथात्मक लोकगीत है जिसमें किसी वीर ऐतिहासिक घटना तथा प्रेम कथा और सामाजिक प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। लोक कथा सामान्य जनता द्वारा रची और संरक्षित की जाती है। इनका कोई निश्चित रचनाकार नहीं होता है। ठीक है ना। कोई लेखक नहीं है। ठीक है ना। तथा इसमें कोई मौखिक परंपरा द्वारा इसे क्या है मौखिक परंपरा द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। देखो लाहा का परिचय पढ़ेंगे। देखो लाहा उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध वीर गाथा है। क्या है एक वीर गाथा, मैंने वो बताया था ना। इसमें मोहवर के वीर योद्धा अलाह और उदल की वीरता है। याद रखना आपको, अलाह और उदल दोनों क्या थे बहुत ज़्यादा वीर भाई थे। ठीक है ना। दोनों क्या है भाई थे। वीरता है और इसमें वीरता, साहस, युद्ध कौशल और सभी स्वाम भक्ति और बलिदान का क्या है वर्णन मिलता है। ये लोक गाथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। अलाह का कथन संक्षिप्त देखो, इसके अंदर मुहावर राज्य और उनके राज्य का परमाल का वर्णन है। वीर युद्ध आला और उदल का जन्म है। उनकी शिक्षा और युद्धकाल और प्रकार है। मोहर और दिल्ली के बीच संघर्ष है। अनेक युद्ध का वर्णन है। ठीक है ना। और उसमें क्या अला अब्दुल वीरता की स्वभिक्त और बलिदान है। इसमें क्या दोनों जो भाई थे ना जो उदल था वो क्या लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये सब इसके अंदर बताया गया है। ठीक है। अब देखो आपको किस तरह लिखना है। अलाह के आधार पर लोक गाथा की विशेषता बतानी है। देखो वीर रस की इस प्रधानता, अलाह में वीरता और साहस और युद्ध का ओजपूर्ण चित्रण है। कथानक रूप, इसमें घटनाओं और पात्रों का क्या विस्तृत वर्णन किया गया है। मौखिक परंपरा, अलाह को लोक गायकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है गाय का सुनाया जाता है। लोक भाषा का प्रयोग, अलाह में बुंदेली लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। संगीतकार में संगीत का यूज़ हो गया। सब आपको पढ़ना है। देखो ये फ्लो चार्ट आपको बता के आना है। लोक कथा होती है, इसके अंदर गीत होते हैं। लोक भाषा, मौखिक परंपरा और लोकगीत, इसी के अंदर अलाह आती है लोक भाषा। ठीक है ना। ये लोग अलाह के अंदर क्या था वीरता दिखाई गई है दो भाइयों की। उनका साहस दिखाया गया, दोनों कितने साहसी थे। बलिदान दिखाया गया है। ठीक है ना। और स्वामी भक्ति ठीक है ना दिखाया गया है। ठीक है। अब देखो अल्लाह की साहित्य महत्व क्या है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वीर गाथा लोक गाथों में से एक है। लोक संस्कृति को जोड़ती है। लोक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। वीरता और राष्ट्र प्रेमी भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। लोक भाषा को लोक साहित्य से वो समृद्ध करती है। ठीक है ना। निष्कर्ष आपको जो हमने ऊपर पढ़ाया है उसमें से आपको रीड कर लेना और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पंक्ति दे रखी है। अलाह हिंदी लोक साहित्य की एक महान वीर गाथा लोक कथा है जो वीरता, बलिदान और लोक संस्कृति को क्या है गौरवशील परंपरा पर प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। अगेन बोलता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार जिसने नहीं करा है। इसमें हमें लोकगीतों का परिचय देते हुए देखो हम इसमें लोकगीतों के बारे में बताएं। अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सोहर गीत के बारे में पढ़ेंगे, विवाह गीत और मंगल गीत। ठीक है ना। एग्जाम में एज इट इज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो। पहला देखो लोकगीत क्या है जो लोगों के द्वारा गाए जाते हैं ना गीत अलग अलग समारोह पर। ठीक है ना। उसे ही लोकगीत कहते हैं। ठीक है ना। लोकगीत लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह जन सामान्य के जीवन भावना, संस्कृति, रीति रिवाज और उत्साह और लोक संस्कृति की सहज अभिव्यक्त देता है। ठीक है ना होता है। लोकगीत का संबंध लोक जीवन से होता है। लोकगीत का संबंध किससे है लोक जीवन से होता है। ठीक है ना। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है मौखिक रूप से प्रचलित होता है सॉरी चलता रहता है। ठीक है ना। लोकगीत में लोक समाज की खुशियाँ, सुख दुख, आशाएं और परंपरा और संस्कृति मूल्यों को सुरक्षित करता है हमारा लोकगीत। देखो लोकगीत का परिचय पढ़ेंगे। देखो लोकगीत वह गीत है जिन्हें सामान्य जनता द्वारा रचा और गाया जाता है। इन्हें क्या नॉर्मल लोगों ने ही गाया है, नॉर्मल लोगों ने इसे रचा है। ठीक है ना। इनका कोई निश्चित रचनाकार नहीं है। इसका कोई एक निश्चय फिक्स रचनाकार नहीं कि इसे इसने गाया है। ठीक है ना। यह लोक जीवन की परिस्थितियाँ और संस्कृति, त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर गाए जाते हैं। ठीक है ना। जुड़े हैं। लोकगीत की प्रमुख विशेषताएं, पहला होता है लिखित परंपरा। लेखिक परंपरा, लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये मौखिक रूप से चलता है। देखो यहाँ मौखिक परंपरा है, लिखित गलत हो गया। ठीक है ना। ये मौखिक है। ठीक है ना। लोक भाषा का प्रयोग, देखो यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे
ये लेखिक नहीं है, ये मौखिक है, ठीक है ना। मान लो कोई बच्चा वीडियो मेरा ये पार्ट मतलब ये वीडियो ना देख रहा हो, बस नोट से रीड कर रहा हो, तो पता नहीं वो क्या ही सोचेगा। कोई बात नहीं, चलो। लोक भाषा का प्रयोग, इसमें सरल और स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है। सामूहिकता, लोक जीवन सामूहिक रूप से गाया जाता है, ठीक है ना। संगीत, देखो इसके अंदर लय, ताल और मधुरता का विशेष महत्व होता है। लोक संस्कृति का दर्पण, देखो लोकगीत क्या है, समाज की संस्कृति और परंपरा को क्या है, अभिव्यक्त करती है, ठीक है ना। देखो लोकगीत का वर्गीकरण, देखो यहाँ पे लोकगीत वैसे तो बहुत सारे वर्गीकरण है, पर इसके अंदर से 3 नाम से पूछेगा तो आपको 3 ऐसे लिख के आना। पहला है सोहर गीत, विवाह गीत और मंगल गीत, ठीक है ना। अब एक एक करके हम तीनों को क्या है अच्छे से पढ़ेंगे, देखो क्योंकि तीनों के बारे में क्या है क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। इंडिविजुअली शॉर्ट नोट में पूछ सकता है ना, नॉर्मल आपका आ सकता है। देखो हर क्वेश्चन 15 नंबर का 20 नंबर का आता है, ठीक है ना। या फिर आपसे क्या है ऐसे ही आपको तीनों के बारे में एक एक करके पूछ ले, ठीक है ना। चलो पढ़ते स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा सोहर गीत परिचय। देखो सोहर गीत जन्म उत्सव के अवसर पर, देखो सोहर गीत क्या है, जब किसी बच्चे का किसी घर में जन्म होता है तो हम कहते हैं ना कि इस घर में सोहर है, 6 दिन तक कोई जाएगा नहीं, है ना। जच्चा बच्चा मतलब कहता है ना कि सोहर चल रहा है, ठीक है ना, वही होता है सोहर गीत। कब गाया जाता है, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने के बाद कुछ गीतें गाए जाते हैं ना, उन गीतों को ही सोहर गीत गाए कहते हैं, ठीक है ना। सोहर गीत जन्म उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। जब किसी परिवार में शिशु का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तब जब प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, मतलब कि हम खुश हैं ये दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो महिलाओं द्वारा सोहर गीत गाया जाता है। और देखो ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि रीति रिवाज है कि हमको अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो हमको सोहर गीत गाना ही है, ठीक है ना। अब देखो मुख्य इसकी विशेषता क्या है, जन्म की खुशी का वर्णन। जो ये हम सोहर गीत होता है ना, वो किसी बच्चे की शिशु की जन्म का क्या है वर्णन करता है। फिर क्या है, परिवार में उत्साह और आनंद को अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना। परिवार में उत्साह बनाता है, ठीक है ना, कि हाँ बच्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं ये, ठीक है ना। धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को समावेश। अब देखो जो हमारी सोहर है ये क्या है, हमारी धार्मिक भावना, हमारी सांस्कृतिक भावना को क्या है एक समावेश करता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अब जो जितने भी गीत है ना, ये सारे गीत मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही गाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको लिख देना, कॉमन है, ठीक है ना। क्या है ये, महिलाओं द्वारा गाया जाता है और रिश्तेदार द्वारा भी, ठीक है ना। अब देखो इसका महत्व पढ़ लेते हैं। सोहर गीत परिवार और समाज में आनंद व उत्साह का वातावरण उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे विवाह गीत। देखो विवाह गीत विवाह संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है, ना। गीतों को विवाह गीत कहता है। जब विवाह होता है ना, तो देखो शादी से पहले 1-2 दिन पहले घर में गीत होता है ना। फिर जब शादी चल रही होती है, देखो फेरों के समय में कुछ गीत होता है, जयमाला के समय में कुछ गीत होता है, या कुछ और रिचुअल परफॉर्म्स करा जा रहा है तो उस समय कोई गीत होता है। शादी के बाद भी 1-2 दिन तक गीत चलता है, तो उन्हीं गीतों को क्या कहते हैं, विवाह गीत कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, विवाह संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को विवाह गीत कहते हैं। भारतीय लोक जीवन में विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, इसलिए विवाह श्रोतों का विषय महत्व है। देखो प्रमुख विशेषता क्या है, विवाह में विभिन्न रस्मों का वर्णन करते हैं, ठीक ना। हंसी मजाक और प्रेम, देखो इसके अंदर हंसी मजाक और प्रेम होता है, इन गीतों के अंदर हंसी मजाक भी करते हैं, ठीक है ना। और लोक रीति को परंपरा का चित्रण होता है, सदा लोक रीति की परंपरा का चित्रण होता है, महिलाओं और रिश्तेदार द्वारा क्या है सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसका महत्व क्या है, विवाह गीत विवाह समारोह को आनंद में और सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध करने के लिए, समृद्ध करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मंगल गीत। देखो मंगल गीत क्या है, देखो मंगल गीत देखो मंगल गीत वो है जब कोई शुभ अवसर होता है ना, उस समय पंडित जो गीत गाते हैं उसे मंगल गीत कहते हैं, ठीक है ना। मंगल गीत शुभ अवसरों पर गाए जाने वाला एक गीत है, जैसे विवाह, यज्ञ कर रहे हैं हम, गृह प्रवेश कर रहे हैं अपने मकान का, नामकरण कर रहे हैं आदि मंगलीय अवसरों पर इसका ही प्रयोग किया जाता है, इसे ही गाया जाता है। प्रमुख विशेषता क्या है, शुभकामना और मंगल भावनाओं की अभिव्यक्त होती है। देवी देवताओं का क्या है स्मरण होता है, हम देवी देवताओं को अपने याद करते हैं, सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देता है। देखो इसका महत्व क्या है, मंगल गीत जो है ना वो शुभ कार्यों और धार्मिक और सांस्कृतिक गीतों को क्या है प्रदान करता है। अब देखो इसमें तुलनात्मक नज़र डालनी है आपको, इसमें तुलना करनी है किसके गीत की, अवसर की और मुख्य भाव की। देखो पहले है सोहर गीत। सोहर गीत कब गाया जाता है, शिशु का जन्म होता है और उसमें क्या है भाव कैसा होता है, इसमें खुशी का भाव होता है और उत्साह होता है। विवाह गीत कब गाया जाता है, जब विवाह और संस्कार होता है, इसमें क्या होता है प्रेम और हास्य और परंपराएं होती है। फिर मंगल गीत कब जाता है, कब कोई शुभ काम होता है, जैसे कि विवाह या गृह प्रवेश आदि, ये क्या होता है मंगल कामना और कल्याण के लिए होता है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे इसका निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। लोकगीत और लोक संस्कृति का मूल्य धरोहर है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या दे रखे, देखो लोकगीत लोक जीवन की एक आत्मा है, जिसमें समाज की संस्कृति, परंपरा, भावना और जीवन मूल्यों क्या है सहज रूप से व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला कि हमें श्रम संबंधित गीतों का सार देखिए। श्रम संबंधित मतलब श्रम करते समय जो भी गीत होते हैं ना उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। देखो श्रम संबंधित गीत का परिचय, देखो श्रम करते समय गाए जाने वाले गीतों को श्रम संबंधित गीत कहते हैं, ठीक है ना। या श्रम गीत कहा जाता है, ठीक है ना। खेतों में काम करते हुए, नाव चलाते हुए, चक्की पीसते समय,
ठीक है ना, निर्माण करते समय तथा अन्य श्रम कार्य करने के दौरान ये गीत गाए जाते हैं। इन गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रम की थकान को कम करना होता है और कार्य को उत्साह बढ़ाना होता है। देखो इस काम का मतलब, इस गीतों का मतलब क्या होता है? जब इंसान कोई काम करे तो कितना थक जाता है ना, तो गीत गाए जाते हैं जिससे कि उसकी थकान मिट जाती है। ठीक है ना। आप देखो लोकगीत की परंपरा में श्रम संबंधित गीतों का विशेष महत्व है। ये वे गीत हैं जब लोग काम करते समय श्रम गीत श्रमिकों को परिश्रम और आनंद में बनाते हैं। उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। इन गीतों में लोक जीवन, श्रम संस्कृति और सामाजिक भावनाओं का क्या है? सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है ना। अब देखो श्रम संबंधित गीतों की मुख्य विशेषता पढ़ना। पहले होता है श्रम को जोड़ना। जो श्रम संबंधित गीत होता है ना, ये ना श्रम को देखा हम कोई श्रम कर रहे हैं तो क्या है, गीत सुनने के बाद हम और तेजी से करेंगे तो क्या है, ये श्रम को जोड़ता है। ये गीत सीधे श्रमिकों के दैनिक कार्य और जीवन से जोड़ता है। फिर थकान को दूर करना। श्रम गीत क्या है? कार्य के दोहराने और बाली थकान को क्या है? कम कर देता है। फिर है सामूहिक भावना, जो आधारित एक मिनट सामूहिक भावना। देखो जो अधिकतर श्रमिक सामूहिक रूप से गाए जाते हैं ना, इसमें सहयोग और एकता की भावना दिखाई देती है। फिर है सरल भाषा। देखो इनकी भाषा सरल होती है, सहज होती है, लोक भाषा पर आधारित होते हैं। फिर हमारी लायकता, इन गीतों में क्या है? लय और तालमेल होता है। फिर हमारी लोकगीतों का चित्रण। देखो इससे क्या है? लोकगीतों का चित्रण होता है। देखो श्रम संबंधित गीतों का महत्व। श्रमिक में क्या है? उत्साह पैदा करता है, ये मोटिवेशन देता है। ठीक है ना। अगर मान लो हम भी पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ते समय क्या है, कभी हम मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हैं ना, जब हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, तो वही क्या है? वैसे ही श्रमिक गीत होते हैं, श्रमिक गीत हैं। ठीक है ना। कार्यों में आनंद लाता है। क्या काम करते समय हमें क्या आनंद आता है? सामूहिक और सहयोग की भावना विकसित करता है। लोक संस्कृति को सुरक्षित करके रखता है और श्रमिक जीवन की क्या भावना को व्यक्त करता है। अब देखो फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। देखो श्रम संबंधित गीत कौन कौन होता है? पहला हमारा होता है कृषि गीत। आपको लिखना है, ये कृषि गीत होता है। और नाविक गीत होता है, जब नाव चलाते समय करते हैं। कृषि करते समय, खेती करते समय। चक्की गीत, चक्की से आटा पीसते समय। निर्माण कार्य गीत, कुछ तो कुछ बनाते समय। इसमें श्रम और उत्साह होता है और थकान की कमी होती है। इन सब गीतों से क्या है? हमारी थकान में क्या है? कमी होती है। ठीक है ना। अब देखो निष्कर्ष क्या है? आपको पढ़ लेना है। देखो महत्वपूर्ण पंक्ति, परीक्षा में आवश्यक। ठीक है, आपको पढ़ लेना है। अब देखो हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें हमें बताना है भारतीय क्षेत्र में विवाह और जत सारी गीतों का वर्णन। देखो हमें विवाह गीत का बताना और जत सारी गीतों का बताना। देखो भोजपुरी जानते हो ना, भोजपुरी बिहार में बोले जाने वाले भाषा को भोजपुरी कहते हैं। ठीक है ना। भोजपुरी लोक साहित्य अपनी समृद्ध गीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जीवन में अत्यंत संस्कार, उत्सव और श्रम से जोड़ने का अवसर लोकगीत क्या है? गाया जाता है। विवाह गीत और जत सारी गीत भोजपुरी लोक जीवन के महत्वपूर्ण विधा है। यह गीत क्या है? भोजपुरी समाज और संस्कृति परंपरा को क्या है? लोक भावना को क्या है? अभिव्यक्त करता है। हम पढ़ेंगे विवाह गीत क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे जत सारी गीत क्या होता है। ठीक है ना। देखो विवाह गीत पहले पढ़ते हैं, विवाह गीत है क्या? ठीक है ना। पहले पढ़ते हैं विवाह गीत। देखो भोजपुरी समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। क्या है? भोजपुरी समाज में विवाह को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह के अवसर पर विभिन्न रस्में होती हैं। रस्मों के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? विवाह गीत कहते हैं। हमने विवाह गीत और पढ़ा ना, अब यहाँ पे विवाह के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। देखो प्रमुख विशेषता क्या है? विवाह संस्कार से जुड़ा होता है, खुशी, उत्साह और मंगल कामना की अभिव्यक्त करता है। जो हमारे गीत होते हैं लोक रीत और परंपराओं का चित्रण करते हैं, महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, विवाह समारोह को आनंद में बनाते हैं। ठीक है ना। विवाह गीत के प्रकार क्या है? तिलक गीत, जब तिलक होता है ना, लड़की का तिलक चढ़ता, तिलक गीत गाते हैं। हल्दी गीत, हल्दी के समय गीत गाने वाले को हल्दी गीत कहते हैं। मटकोर गीत, मंडप गीत, जब मंडप में लाया जाता है, मंडप गीत। विदाई गीत, जब विदा होती है लड़की तो विदा गीत गाई जाती है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं जत सारी गीत। देखो जत सारी गीत भोजपुरी क्षेत्र में जत सारी गीत क्या होते हैं? जत सारी गीत भोजपुरी क्षेत्र में श्रमिक गीतों की एक मुख्य विधा है। ये क्या है? श्रम गीत का एक पार्ट है। क्या? जत सारी गीत। ठीक है ना। ये गीत विशेष रूप से महिला द्वारा घरेलू कार्य और सामूहिक श्रम के समय गाया जाता है। जब महिला गाती है, जब वो कुछ काम कर रही होती हैं। ठीक है ना। या सामूहिक कोई काम कर रही है तो जब ये गीत गाती हैं। ठीक है ना। इससे क्या होता है? ग्रामीण जीवन और पारिवारिक संबंध में सुख दुख और लोक अनुभवों का चित्रण कराता है। देखो प्रमुख विशेषता क्या है? ये पहला श्रम से संबंध है। जत सारी गीत क्या है? श्रम करते समय गाया जाता है। लोक जीवन का चित्रण, इसमें ग्रामीण समाज और लोक जीवन का क्या झलक दिखाई देती है। भावनाओं का अभिव्यक्त, स्त्री के सुख दुख, आशा, विरह और संघर्ष का चित्रण करती है। ठीक है ना। सरल लोक भाषा। देखो इसकी भाषा काफ़ी ज़्यादा सरल होती है, सहज होती है और भोजपुरी और लोक भाषा से आधारित होती है। सामूहिकता, अधिकतर गीत क्या कहते हैं? समूह में गाए जाते हैं। अब देखो भोजपुरी और लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत, विवाह गीत, ठीक है ना, जत सही गीत,
संस्कार गीत, श्रम गीत, उत्साह गीत, लोक जीवन गीत, मंगल भाव गीत और भावनात्मक गीत, ठीक है ना। विवाह गीत और जतसई गीत में अंतर देखो। पहला है विवाह संस्कार से जुड़े होते हैं, ये श्रम और दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। खुशी और उत्साह में गाया जाता है, ये श्रम की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। विशेष अवसर पर गाया जाता है, ये कार्य करते समय गाया जाता है। ये संस्कार गीत होते हैं, ये श्रम गीत होते हैं। मुख्यतः रस्मों और रीति रिवाज पर गाया जाता है, ये लोक जीवन, संघर्ष और अनुभव तो गाया जाता है। देखो ये आपको पढ़ लेना है। निष्कर्ष क्या है इसका? विवाह गीत भोजपुरी लोक भाषा की प्रतीक है, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे हमको क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, 13 आ चुका है। 13 से पहले आपको जल्दी से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो। अब देखो हम इसके अंदर पढ़ेंगे विदेशिया भोजपुरी। इसमें हमें विदेशिया का विस्तार से वर्णन करना है। देखो जो विदेशिया है ना, इसको वर्णन बताना। देखो विदेशिया पता क्या इसके अंदर है क्या? इसके अंदर ये दिखाया गया है, जब गाँव के जो लोग होते हैं ना, जब वो पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उसे विदेशिया कहते हैं, ठीक है ना। उस समय महिला उन्हें बुलाती हैं, कहती है कहाँ चले गए मेरे बालम विदेश में, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। विदेशिया भोजपुरी लोक साहित्य का एक लोक नाटक की अत्यंत लोकप्रिय विधा है। इसका संबंध उन लोगों से है, उन लोगों के जीवन से है जो रोजगार या अन्य कारणों से अपने घर से परिवार को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं। आपको समझ में आया कि उन लोगों से जो रोजगार के कारण या कुछ अन्य कारणों के कारण क्या अपने घर परिवार को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? परदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और विदेशिया में विरह, विदेशिया के अंदर क्या? विरह, प्रेम और सामाजिक समस्याओं को क्या मानवीय संवेदनाओं का एक अच्छे से चित्रण करा गया है। विदेशिया का परिचय देखो। विदेशिया शब्द विदेश या प्रदेश से बना है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अपना घर छोड़कर दूसरी किसी स्थान पर चला गया है, ठीक है ना। भोजपुरी लोक साहित्य में विदेशिया उन पुरुषों की कहानी प्रस्तुत करती है जो जीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या है, घर छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और पीछे छूटे जाने वाली स्त्री के दुख। अब जो उन लोग अपने घर तो अपना घर परिवार तो छोड़ कर चले गए, पर उसके पीछे एक स्त्री तो थी। अब जो स्त्री रह गई है उसके दुख, उसकी वीरा, जो उसकी जो वीरा है, ठीक है ना, वीरा उसका जो दुख है, और प्रतीक्षा कर रही है उसका चित्रण करती है, ठीक है ना। विदेशिया की उत्पत्ति देखो। विदेशिया परंपरा को लोकप्रिय बनाना का श्रम भिखारी ठाकुर को दिया जाता है। जो श्रेय है वो भिखारी ठाकुर को दिया जाता है। भिखारी ठाकुर वाह, उन्हें भोजपुरी का सर्वप्रिय भी कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध लोक नाटक में विदेशिया के माध्यम से भोजपुरी समाज की समस्याओं को क्या है प्रस्तुत करा है। देखो विदेशिया की प्रमुख विशेषता वीरा की, इसके अंदर क्या है, वीरा को दिखाया जाता है, दुख को दिखाया जाता है। विदेशिया का मुख्य भाव है वीरा, जो पत्नी अपने प्रदेश गए पति की प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है ना, उस दुख में है बेचारी। लोक जीवन का चित्रण, इसमें क्या है, ग्रामीण जीवन और सामाजिक परिस्थितियों का क्या है, यथार्थ चित्रण किया गया है। सामाजिक समस्या, गरीबी, भोजपुरी और क्या कहते हैं, पलायन और क्या है, पारिवारिक विघटना जैसी समस्या को क्या है, संदर्भ किया जाता है। लोक भाषा का प्रयोग करा जाता है। इसके अंदर क्या है, सरल भाषा का प्रयोग करा जाता है, ठीक है ना, भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भावनात्मकता, इसमें प्रेम, करुणा और विरह और मानवीय संवेदनाओं को क्या सुंदर चित्रण किया जाता है। संगीतता, इसमें गीत, संगीत और नृत्य इसकी प्रमुख विशेषता होती है। देखो विदेशीय कथा का संक्षेप में देखो, पति रोजगार हेतु प्रदेश चला जाता है। इसमें क्या है, पति प्रदेश चला जाता है रोजगार हेतु, पत्नी अकेली रह जाती है, विरह और प्रतीक्षा करती है, सामाजिक व पारिवारिक समस्या होती है, ठीक है ना, एक कुछ आर्थिक समस्या भी होंगी बेचारी के सामने, और मिलन तथा भावनात्मक निष्कर्ष, ठीक है ना। अब देखो पढ़ेंगे विदेशिया का महत्व। देखो भोजपुरी लोक जीवन का एक यथार्थ चित्रण करता है ये, ठीक है ना, सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है, लोक भाषा और लोक संस्कृति का संरक्षण करके रखता है, मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है, लोक नाटक परंपरा को समृद्ध करता है। देखो विदेशिया की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। पहला है विषय, परदेश गए पति और घर पर रह गई पत्नी का विरह दिखाता है। मुख्य भाव, विरह, करुणा और प्रेम और आशा संघर्ष दिखाते हैं। प्रकृति, लोक नाटक का लोकगीत है। भाषा, भोजपुरी लोक भाषा है। प्रस्तुति शैली, गीत, संगीत और संवाद और नृत्य के साथ है। प्रमुख रचनाकार कौन है, भिखारी ठाकुर। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक आदमी अपने घर परिवार छोड़ के क्या है, परदेश चला जाता है, परदेश जाके अपनी बीवी को वो भूल जाता है। परदेश में क्या है, वो अच्छा कमाता है, सेटल हो जाता है, वहाँ पर क्या है, एक औरत से शादी कर लेता है, उसका एक लड़का हो जाता है। अब जो जिसको पहली पत्नी होती है, जो गाँव में रह जाती है, वो बेचारी प्रतीक्षा करती रहती है, मेरा पति कहाँ है, उसे क्रोध भी आता है, कभी प्रतीक्षा करती रहती है। फिर वो क्या है, जहाँ प्रदेश में फिर एक आदमी ना उसके बारे में पता लगा लेता है कि ये वही आदमी है जो अपनी पत्नी को छोड़ कर आए। तो उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी तो बेचारी इतनी प्रतीक्षा कर रही, इतने दुख में है, ठीक है, तुमसे छोड़ कर आ गए। तो वो आदमी दोबारा अपने घर आ जाता है। घर आता है तो उसकी पत्नी उससे गुस्सा होती है, पर क्या है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो बताता नहीं कि इसकी शादी हो गई है। अब वो क्या है, दोनों संग रहने लगता है। वो लड़की जिससे शादी करती है, इसका एक लड़का भी होता है, वो क्या है, वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके गाँव आ जाती है। गाँव में आके वो देखती है कि वाह, ये तो अपनी फैमिली के संग रह रहा है।
तो जब वो दोनों एक दूसरे को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा क्रोध होती हैं, पर वो जो औरत होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गिल्ट बनाने लगती है कि मुझे अपने संग रख लो, ठीक है ना। तो उसकी पहली पत्नी होती है ना वो अपने उस और अपने पति की दूसरी पत्नी को भी और उसके बच्चे को भी क्या है एक्सेप्ट कर लेती है, अपने संग रखती है, ठीक है। तो चारों एक संग रहते हैं, ठीक है ना। यही है इसके अंदर, मोटा मोटा कुछ भी नहीं है। आपको निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। देखो, विदेशी भोजपुरी लोक जीवन की एक पीड़ा, विरह और संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं की एक सशक्त अभिव्यक्त है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति है। अब हम अपने शॉर्ट नोट्स पे आगे सारी टिप्पणी पर आ गए हैं। पहला हमारा है नौटंकी। फटाफट से यार नौटंकी करूँ, हाँ नौटंकी पढ़ेंगे। पहले उससे पहले आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। देखो, नौटंकी क्या होती है। नौटंकी उत्तर भारत की एक अत्यंत लोकप्रिय लोक नाटक विधा है। क्या है? एक लोक नाटक विधा है। इसका विकास मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा आसपास के क्षेत्र में हुआ है। इसका इसके अंदर अभिनय होता है, नाटक होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है, संवाद होता है और हास्य होता है। हास्य का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, लोगों को हंसाना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षा देना है, सामाजिक दर्पण दिखाना है। नौटंकी की भाषा बहुत ज़्यादा सरल होती है और देखो नौटंकी बहुत जल्दी समझ में भी आ रहा है। इसके अंदर क्या है, हम किरदारों को देखते हैं नाटक करते समय, नौटंकी करते समय, तो क्या है हमारे मन में छप जाता है, वो छाप बन जाती है, ठीक है ना। नौटंकी की भाषा क्या है, सरल होती है, काफ़ी ज़्यादा सहज होती है और भाषा पे आधारित होती है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट से आप सब्सक्राइब करके 2 जनों को शेयर करके कमेंट कर दो, मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगा, ठीक है ना। इसमें सामान्य जनता इसे आसानी से समझ सकती है। इसका कथनात्मक, ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक, सामाजिक तथा प्रेम कथाओं पर आधारित होती है। कलाकार रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना, और मंच पर अभिनय करते हैं तथा ढोलक, हारमोनियम और नगाड़ा और मंजीरों जैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये जो नगाड़ा, ढोल है ना, ये सारे क्या है मतलब क्या है, ये ऐसे जिनसे धुन निकलती है वो सब चीज़ें, ठीक है ना। नौटंकी का क्या है, विशेषता क्या होती है। पहली, उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध लोक नाटक शैली है। संगीत होता है, नृत्य और अभिनय होता है। इसके अंदर सरल व लोक भाषा होती है, ये बहुत ज़्यादा सरल होती है और लोक भाषा का प्रयोग होता है इसमें। सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विषय से बहुत ज़्यादा फेमस है। मनोरंजन के संग संग जन जागरण का भी माध्यम है। अब देखो, नौटंकी के बताया गया है। पहला होता है इसमें कथानक होता है, मतलब कि एक ऐतिहासिक और पौराणिक, सामाजिक होता है। फिर है वाद्य यंत्र, मतलब कि जिससे जो गाए जाने वाले संगीत वाले जो यंत्र होते हैं वो सब होता है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर है अभिनय, इसमें हाव भाव और नृत्य होता है, संवाद होता है, सरल व प्रभावी, संगीत होता है, गाना बजाना ये सब होता है, गायन और वादन, ठीक है ना। नौटंकी के उद्देश्य क्या होता है, देखो पहला है मनोरंजन करना, शिक्षा देना, जागरूकता देना, सामाजिक कुरीतियों का प्रहार, जो भी समाज में जो भी कुरीतियाँ, जो भी आडंबर चल रहे हैं ना पुराने, उन सबको हटाना, उन पर प्रभाव करना। फिर है हमारा लोक संस्कृति का संरक्षण, जो हमारी संस्कृति है उसको बचा के रखना, ठीक है ना। नौटंकी का निष्कर्ष आपको पढ़ देना, जो मैंने पढ़ा है उसको लिख देना। नौटंकी भारतीय लोक साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। ये आज भी ग्रामीण समाज में लोक जीवन, संस्कृति को, परंपरा जीवित रखने में महत्वपूर्ण माध्यम है। आप पढ़ेंगे सोहर गीत। देखो, हमने सोहर गीत के बारे में ऊपर भी पढ़ लिया है। सोहर गीत क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो, सोहर गीत भारतीय लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा है। यह गीत किसी घर में पुत्र या किसी शिशु का जन्म होता है तो ये शुभ अवसर पर गाया जाता है। उत्तर भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में सोहर गीत की विशेष परंपरा है। इन गीतों में नवजात शिशु के जन्म की खुशी में माता की प्रसन्नता, परिवार में उत्साह और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। सोहर गीत में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं का क्या है स्मरण, उन्हें याद करा जाता है। इसमें मुख्यतः महिला समूह में ढोलक बजाती हैं और क्या कहते हैं आदि यंत्रों का प्रयोग करती है। और सोहर गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोक जीवन, पारिवारिक संबंध, संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और संस्कृति का क्या है मूल्यों का भी एक परिचय है। सोहर गीत की विशेषता, संतान के जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है, सरल और मधुर और लोक भाषा का प्रयोग होता है, परिवार की खुशी को दिखाता है और भारतीय लोक संस्कृति का परंपरा होता है। देखो, लोकगीत क्या है, नवजात शिशु के जन्म, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम आदि का याद करा जाता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाई देती है, परिवार में उत्साह और माता का प्रसन्नता दिखाई देती है। देखो, सोहर गीत के जन्म प्रक्रिया क्या है, संतान का जन्म, महिलाओं का एकत्र होना, ढोलक बजाना, मंजीरे बजाना और आशीर्वाद और मंगल कामना करना। निष्कर्ष आपको पढ़ लेना। देखो, लोक नौटंकी और सोहर गीत एक नज़र में तुलना करना। देखो, प्रकृति क्या है, नाटक शैली होती है, लोकगीत होता है, ठीक है ना, आपको ये पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखो, हम अपने क्वेश्चन नंबर 50 पे आगे, इसमें टिप्पणी है दोबारा से। एक है हमारा कमाऊनी गीत और हमारा है कमाऊनी गीत, अच्छा कमाऊनी गीत ही है ना, आई थिंक और भी है ना, हाँ देखो, एक है विदेशिया, दोबारा से विदेशिया के बारे में बता दिया है। चलो पहले हम कमाऊनी पढ़ते हैं। कमाऊनी गीत क्या है, देखो, उत्तराखंड में कमाऊनिया
उत्तराखंड में कमाऊँ क्षेत्र में प्रमुख लोकगीत, जो कमाऊनी है ना वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड का एक बहुत फेमस गीत है, ठीक है ना, वहाँ की महिलाएं गाती हैं, ठीक है ना। कमाऊनी गीत उत्तराखंड के कमाऊँ क्षेत्र की एक क्या है, समृद्ध लोकगीत परंपरा है, ठीक है ना, क्या है, समृद्ध लोकगीत परंपरा है, महत्वपूर्ण अंग है। यह गीत वहाँ के लोगों के जीवन, प्रकृति, संस्कृति, रीति रिवाज, उत्साह पर गाया जाता है। इन गीतों में पहाड़ों की सुंदरता दिखाई जाती है, नदियाँ, जंगल, खेती, है ना, लोक देवता, वहाँ के जो उनके जो देवी देवता हैं, लोक देवता तथा पारिवारिक जीवन का अत्यंत सुंदर चित्रण होता है। विवाह के समय, जन्म, मेले, त्योहार, जब ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है ना, और धार्मिक अवसरों पर इन्हें विशेष रूप से गाया जाता है, ठीक है ना, कमाऊनी गीत को, ठीक है ना। इन गीतों में ढोलक, दमायूं बताना क्या होता है, हुड़का भी नहीं पता, हुड़का बताना क्या होता है, ठीक है ना आप सब। बांसुरी आदि का क्या है, यूज़ होता है। कमाऊनी गीत किन किन अवसरों पे गाया जाता है, विवाह, अगर उत्तराखंड में विवाह है तो भी कमाऊनी गीत गाया जाएगा, किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो भी कमाऊनी गीत जाएगा। जैसे अभी क्या है, विवाह के समय विवाह गीत थे ना भोजपुरी में, है ना, और क्या कहते हैं, और जन्म के समय कौन सा गीत थे, सोहर गीत थे। इसी तरह क्या है, वहाँ पे कमाऊनी गीत गाया जाता है उत्तराखंड में, क्या पे, उत्तराखंड में, ठीक है ना। विवाह के समय, मेले के समय, जन्म के समय, उत्साह के समय, अगर कोई त्योहार बनाया जा रहा है, अगर ऋतु परिवर्तन हो रही है तो ऋतु के उस समय, और धार्मिक अवसर पे क्या कमाऊनी गीत गाया जाता है। कमाऊनी गीत की मुख्य विशेषता क्या है, पहला है प्रकृति सुंदरता को दिखाता है, रीति रिवाज को दिखाता है, प्रेम, विवाह, प्रेम को विहर को दिखाया जाता है, खेत नदी को दिखाया जाता है, लोक देवताओं को धार्मिक आस्था दिखाया जाता है, पारिवारिक जीवन दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, देखो कमाऊनी गीत की विशेषता क्या है, उत्तराखंड में कमाऊँ क्षेत्र में गाया जाता है, याद रखना आप, उत्तराखंड के कमाऊँ क्षेत्र में गाया जाता है कमाऊनी गीत। प्रकृति, लोक जीवन और संस्कृति का सुंदर चित्रण करता है, सरल, मधुर और स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है कमाऊनी गीत के अंदर। और जो पर्व, त्योहार, विवाह, धार्मिक अवसरों पे क्या है, यह गाया जाता है कमाऊनी गीत, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है ना। लोक संस्कृति और विरासत का संरक्षण करके रखता है। निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब देखो कमाऊनी गीत के मुख्य क्या क्या सोर्स हैं, ढोलक है, अच्छा ये है दमाऊ, ठीक है ना, ये होता है दमाऊ। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा, देखिए दमाऊ ये क्या, इसका इसी से बजाता है कैसा, चलो कोई बात नहीं। फिर है हुड़का, बांसुरी पता है, ढोलक पता है। आप बताना कि आप में से किस किस को इन दोनों के बारे में पता था, ठीक है ना। विदेशिया देखो हमने पढ़ लिया, विदेशिया बिहार और उत्तरी पूर्वी प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नाटक, लोकगीत है, परंपरा है। इसका संबंध विशेष रूप से उन लोगों के जीवन से है जो रोजगार की तलाश में अपने घर परिवार से दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। आपको बता दें, देखो ये क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार लिया गया। विदेशिया में लोकप्रिय लोक नाटक सम्राट भिखारी ठाकुर का विशेष योगदान है। उन्होंने अपने नाटक में नाटक के माध्यम से प्रभावी मजदूरों की समस्या बताया गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ से फ्लो चार्ट पढ़ लेना है। विदेशी नाटक की देखो क्या है, प्रवासी का घर छोड़ के जाना, परिवार का विरह और पीड़ा, फिर क्या सामाजिक समस्या, महिलाओं की स्थिति, ये सब दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से विदेशिया की क्या है आपको पढ़ लेना है। देखो विदेशिया की विशेषता क्या है, बिहार और उत्तरी पूर्वी प्रदेश के क्या है लोक नाटक शैली है, प्रभावी जीवन, देखो ये है भिखारी ठाकुर जी हमारी, ठीक है ना, लोक नाटक सम्राट, ठीक है ना। सरल लोक भाषा है इसमें, देखो इसमें गीत होता है, संगीत होता है, नृत्य और संवाद और अभिनय होता है, ठीक है ना। देखो कुछ इस तरीके से, ये प्यारा सा देखो यहाँ पे एक और छोटे से इमेज ऐड कर रखे ना, इस तरीके से, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे समझ जाओ। ओके, बहुत मेहनत करिए इस नोट्स को बनाने में, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। विदेशिया तो पहले पढ़ लिया था, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, ये आपको रीड कर लेना, बस आपको बता दिया है सब कुछ विदेशिया के बारे में। देखो अच्छे समझाया गया है, एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आपकी एकदम नेक्स्ट लेवल तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छे नोट्स चाहिए ना भाई, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, बहुत मेहनत लगी नोट्स बनाने में, बहुत ज़्यादा। अब चलो, अब देखो ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर के, 2 क्वेश्चन आता है, या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे 2 ही क्वेश्चन आता है, 6 नंबर के, 8 नंबर के। इनके अंदर क्या है, सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। निम्नलिखित हमें यहाँ पे कुछ पंक्ति दे रखी है, इनकी क्या संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। देखो यहाँ पे दे रखी है तोहरे कारवन परनावे, ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आपको बस पहचान, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में देखो व्याख्या करनी है। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको इस तरह ही करना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। पहला है आपको संदर्भ लिखना है, यहाँ आपको लिखना है प्रस्तुत जो ये जो हमारा पादांश है भोजपुरी, देखो त्योहारे से पता गया ना, भोजपुरी से है, भोजपुरी लोक काव्य से लिया गया है। इसमें एक गृहिणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में अपनी पीड़ा को क्या है व्यक्त करती है, इसमें व्याख्या लिखनी है। फिर आपको इस पद्यांश में नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि उसके पिछड़ू जाने के कारण उसका जीवन अत्यंत दुखमय हो गया है। अब अपने की विनती करती हूँ, उस पर दया करके एक बार दर्शन दे दे। नायिका सोचती है कि उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसके कारण प्रिय उसको छोड़कर परदेश चला गया है। प्रिय के जाते समय अपने मन की बात भी नहीं बताई।
नायिका आगे आगे कहती है कि प्रिय की सवाली और सुंदर छवि उसके हृदय से हमेशा बसी रहती है। उसकी याद उसे निरंतर व्यवस्थित करती है। प्रिय के जाने के बाद उसने एक भी पत्र नहीं भेजा। इससे उसकी चिंता और बढ़ गई है। वह यह सोचकर बेचैन रहती है कि उसका प्रिय किस नगर में, किस रास्ते में होगा और तथा किस प्रकार अपने जीवन व्यवस्थित कर रहा होगा। इस प्रकार नायिका का हृदय विरह के वेदना और व्याकुल और वह अपने प्रिय के संदर्भ क्या है आदर्शों पे तीव्र आकर्षक रहती है। इसमें भावार्थ लिखना है। इस देखो इस पंक्ति का इसका मतलब है विहार संग्रह रस है, ठीक है ना। इसमें चित्रण करा गया है नायिका अपने प्रिय के वियोग में बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान हो जाती है, उसका पति कैसे होगा सब बताया गया, ठीक है ना। विशेषता बतानी है इसमें। ये क्या है, एक विरह श्रृंगार रस है, लोक भाषा भोजपुरी है, नायिका के हृदय की इसमें भावनाएं बताई गई है और सरल सहज और बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर था क्या, आपको रीड करनी है, ठीक है ना। देखो रीड करके आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आपको लिख देना, ठीक है ना। कोहू क्याल चुबका ही छोड़ दो मुलकुवा तू सवालिस सूरतिहा सलत चटे ये सब आपको यहाँ से रीड करके थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से लिख देखो, फॉर्मेट बता देना आपको, इस फॉर्मेट लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा दूसरा आ गया एक और, तोरे देखो ये भी है, तोहरे खेतन में लगी कटनाई हो राम मोहे चुमे, ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। मिली झुली के सखिया लाही मधावो भरे चढ़ी घर की बरसीरिया हो राम सासू ननदिया बाटे हेरत हैं। देखो सासू ननद की बात चल रही है, ठीक है ना। खेतन में लगी कटनिया हो राम, ठीक है ना। देखो इसमें अंदर क्या है, प्रस्तुत जो भी पंक्ति है ना कि भोजपुरी लोकगीत से लिया गया है। इस गीत में ग्रामीण जीवन कृषि और क्या है कृषि कार्य और लोक संस्कृति का क्या है जीवन चित्रण किया गया है। कवि ने खेत में सफल, एक मिनट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके अंदर क्या गया, खेतों में फसल कट रही है, कटाई का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं कि खेतों में कटाई का कार्य आरंभ हो गया है। इस अवसर पर ग्रामीण स्थिति बड़े उत्साह से खेतों में कार्य कर रही है। उनके हाथों में चूड़ियाँ और कंगन खनक रहे हैं, जिससे वातावरण और मधुर संगीत अनुभव कर रहा है। आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। इसका भावार्थ लिखना है। इसके अंदर क्या ग्रामीण जीवन की सादगी को दिखाया जा रहा है, सामूहिक श्रम को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। विशेषता क्या है, ग्रामीण व कृषि जीवन को दिखाया गया है, भोजपुरी लोक भाषा को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, पूरा प्रॉपर पढ़ा नहीं था, मेरे को याद आ गया, वो क्वेश्चन आपको पहले पूरा करा देता हूँ, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में कहोगे वो क्वेश्चन तो कराए नहीं। देखो क्वेश्चन है ये वाला, मैंने आपको श्रम संबंधित गीतों का सार नहीं बताया। देखो श्रम संगीत गीतों के बारे में बताना। देखो लोक गीतों की परंपरा में श्रम संबंधित गीत का श्रम संबंधित गीतों के बारे में बताना। ये क्वेश्चन मैंने को कराया था, स्किप करते हैं। देखो श्रम संबंधित गीत क्या होता है, जो किसी काम को करते समय जब हम गीत गाते हैं ना उसे श्रम संबंधित गीत कहते हैं, ठीक है ना। श्रम को करते समय, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैंने कैसे इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, पढ़ते हैं। देखो लोकगीतों की परंपरा में श्रम संबंधित गीत का विषय महत्व है। ये वह गीत है जो लोग काम करते समय गाते हैं। श्रम गीत श्रमिकों के परिश्रम और आनंद में बनाते हैं, ठीक है, तथा उनमें उत्साह भरते हैं काम करने के लिए, उनमें ऊर्जा लाते हैं, ठीक है ना। इन गीतों में लोक जीवन और श्रम संस्कृति को क्या सामूहिक भावना दिखाई जाती है। देखो श्रम करते समय गाए जाने वाले गीतों को श्रम संबंधित गीत कहते हैं। इन्हें श्रम गीत कहा जाता है। खेतों में काम करते समय, नाव चलाते समय, चक्की पीसते समय इन गीतों को गाया जाता है। देखो श्रम संबंधित गीत क्या है, श्रम से जुड़े होते हैं, थकान को दूर करते हैं, सामूहिक भावनाएं लाते हैं, सरल भाषा होती है, ठीक है ना। आपको ये सब लिख देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, श्रम संगीत गीत के प्रकार दे रखे हैं। श्रम संगीत गीत के प्रकार, श्रम गीतों के प्रकार। पहला कृषि संबंधित गीत, ये खेत जोतते समय, बुआई करते समय, फसल काटते समय गाए जाते हैं, ठीक है ना। इससे किसानों के अंदर उत्साह आता है काम करने का। नावी गीत, नाव चलाते समय नाविका द्वारा नाव चलाते समय गीत को गाया जाता है, इसके अंदर से उत्साह आता है। फिर चक्की गीत, चक्की पीसते समय महिला द्वारा गाए जाने वाले गीत को चक्की गीत कहा जाता है। फिर निर्माण गीत, भवन मिला है चकिया निर्माण कार्य गीत, भवन निर्माण करते समय और तथा अन्य श्रम कार्य करते समय जो गाने गाए जाते हैं ना उनमें निर्माण गीत कहते हैं, ताकि क्या है इन जो मजदूर है ना इनके अंदर क्या है उत्साह और अपने काम को तेज़ी से करें, ठीक है ना। फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे गीतों का, श्रम गीत, नाविक गीत, चक्की गीत और निर्माण गीत, ठीक है ना। बाकी आपको यहाँ से ये पढ़ लेना है गीतों के महत्व क्या होता है। देखो श्रमिक गीत से क्या लोगों के अंदर उत्साह पैदा होता है, कार्यों में कार्य करने में आनंदमय होता है, ठीक है ना। सामूहिक होता है, ये लोक संस्कृति को संरक्षण करके रखते हैं, ठीक है ना। देखो
यहीं पे आपकी ये सब कुछ खत्म होता है। देखो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको सारे के सारे नोट्स दे दूँगा, ठीक है ना। इतने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए गए ना, देख लो भाई। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये 3 काम कर दो, आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखो इतनी मेहनत लगी है नोट्स बनाने में, बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। बस मैं आपसे एक ही बात चाहता हूँ कि बस आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको और सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट।